Hello everyone. This is your master teacher Divakar and I welcome you all to Vedantu JEE ADZ channel and welcome to the PYQ session once again. And today we are having the chapter of electrostatics. तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीवाईक्यूज करने वाले हैं। हम पहले भी इससे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के पीवाईक्यूज और उसके साथ साथ हम मॉडर्न फेज के पीवाईक्यूज और थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज कर चुके हैं। उस सेशन को आप जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं और किस तरह का हमारे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए यहाँ पे सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे फील करते हैं कि वो 12th ग्रेड का टफेस्ट चैप्टर है। इसी तरह से 11th ग्रेड में बच्चे समझते हैं कि रोटेशनल डायनेमिक्स जो है वो टफेस्ट चैप्टर है, बट ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हैं और आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन पता है तो आप इस चैप्टर को बहुत आराम से कर सकते हो। और आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उन क्वेश्चंस में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि केवल आपको फंडामेंटल नॉलेज होने की जरूरत थी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की वजह से। आई विल से कि बोर्ड लेवल का भी अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है तो आप थोड़ा सा उसमें एनालिटिकल स्किल लगा के आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे जो जेईई मेंस में आए हुए थे। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि जेईई एडवांस का जो गेम प्लान होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट जेईई मेंस में तो मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा ही ऊपर का पेपर आता है, वो आप देखोगे भी थोड़ी देर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे और किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं अगर सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जो कि आएंगे ही, है ना। कहीं आसमान से तो क्वेश्चन गिर नहीं पड़ेगा, तो सिमिलर पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा। और सिंस आपने ये सेशन देख रहे हो, है ना, तो आपको आइडिया भी रहेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और किस तरह से मैं उसको टैकल कर सकता हूं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द सेशन। बट उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये भाई कि थैंक यू फॉर बिकमिंग द एस्टीम्ड मेंबर ऑफ वेदांतु जेईई एडीजी चैनल, है ना। और आपने बहुत सही जगह अपना पैसा और अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। आपको ये पता भी चल गया होगा अब तक और आप सीखने भी आपको काफी कुछ मिल रहा होगा। देखो मैं कहता हूँ पढ़ाई तो एक पार्ट होती है, वो तो आप सीखते ही हो, बट दिस चैनल कीप्स यू अलॉट, गिव्स यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, है ना, जो आपको ट्रैक पे रखता है। तो टीचर का मुझे ये लगता है जॉब होता है कि भाई आपको वो कंटेंट तो दे ही, कि जो पेपर में आने वाला है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही। ऑन द अदर हैंड वो आपको मोटिवेटेड भी रखे और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसी चीज के लिए आपको 3 काम करने हैं, है ना। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको 3 काम करने हैं। तो मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप देख पाओ। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि वेदांतु जेईई मेड इजी का जो चैनल है उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है? तो पहली बात ये कि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके आते रहते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि आपसे मिस ना हो और आपको फोमो ना हो जाए, है ना, तो उसके लिए आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या है कि आप सब्सक्राइब तो कर लोगे बट आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा एज व्हेन वीडियोस गेट अपलोडेड। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल से टच में रहना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। दूसरी चीज ये है कि सेशंस की जो पीडीएफ है, एडिशनल पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स, पीवाईक्यूज मटेरियल एंड ऑल, अगर आपको ये चाहिए, जो कि आपको चाहिए ही होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज फाइनल रिवीजन में ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी मदद करती हैं। और सिंस एक्सपर्ट टीचर्स इस मटेरियल को बनाते हैं तो आपको पता है कि क्यूरेटेड मटेरियल है, तो इसी से पेपर आएगा। तो उस चीज को अगर आप अपने पास हैंडी रखते हैं तो आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको इस पीडीएफ का सेशन का पीडीएफ भी मिल जाता है। तो वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि पेपर के एक दिन पहले कभी देखना हो तो आप इधर उधर मटेरियल ना ढूंढें, है ना, सीधे चैनल पे ना आराम से देख लें। उसके साथ साथ क्या है कि कभी कभी क्या होता है आप यूट्यूब पे एक्सेस नहीं कर पाते हैं बट आप व्हाट्सएप पे तो हमेशा कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव रहते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहां पे भी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये 3 काम ऐसे हैं जो आपको कर लेने हैं। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग सो मच, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको एडिशनल 5-10 नंबर दिला सकती हो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई, या फिर कोई चेंजेस हुए एग्जाम में वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई। तो उस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो तो उसके लिए ये तीनों चीजों से आपको कनेक्ट रहना जरूरी है, क्योंकि बेटर रहता है अगर आप एक सोर्स पे डिपेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए तो हो सकता है कुछ छूट जाए आपका, कभी आप देख ना पाओ एंड ऑल। बट अगर आप तीनों जगह कनेक्टेड हैं तो फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी चैनल से मिल ही जाएगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल। और पहला सवाल जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो सवाल है ये। अब ये सवाल क्या है बच्चों, देखो 5 चार्जेस प्लस क्यू, फिर प्लस 5q है, फिर -2q है, फिर प्लस 3q है, फिर -4q है, आर सिचुएटेड एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस इज। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है यहाँ पे और आपके पास बंच ऑफ चार्जेस गिवन है। तो इससे तो सबसे पहली चीज आपको याद आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे पहला जो रिलेशन आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो गॉस लॉ में ही आके। तो गॉस लॉ में हम क्या पढ़ते हैं बच्चा, देखो
गॉस लॉ में हम पढ़ते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे एक बात समझ लेनी है, अदरवाइज मिस आउट कर जाओगे कि ये जो इंटीग्रल है ये क्लोज इंटीग्रल है, ये ओपन इंटीग्रल नहीं है। तो इसका मतलब ये एप्लीकेबल तभी होगा जब क्लोज सरफेस होगा, अदरवाइज आप इस तरह से इक्वेशन को नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसको क्लोज इंटीग्रल, तो यहाँ पे एक गोला सा बना देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई एक लाइन बनी होती है बट कभी कभी दो लाइन बनी होती है ना, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, सिंस दो डायरेक्शन में एरिया में क्या होता है, दो डायरेक्शन में इंटीग्रेशन होता है, इसलिए आपके पास डबल लाइंस भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब सेम ही है। तो अब ई डॉट डी एस जो है यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डीएस क्या है आपका स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या है यहाँ पे, एनक्लोज चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू ई एन सी लिख देते हैं, छोटा सा ई एन सी एनक्लोज चार्ज के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इस पे भी सवाल आ सकते हैं, तो आपको एक सवाल के साथ साथ बाकी जो सवाल आ सकते हैं उनका भी आइडिया ले लेना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप एक बात याद रखो कि ये इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों चार्जेस की वजह से हो सकती है। फिर से मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट कि जो गॉस लॉ में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो वो इनसाइड चार्जेस एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस दोनों की वजह से हो सकती है, लेकिन जो आप चार्ज लिखते हो वो वही चार्ज लिखते हो जो क्यू एनक्लोज्ड है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्जेस की वजह से हो सकती है, और क्यू क्या है, जो इनसाइड चार्ज है सरफेस के वही चार्ज आपको कंसीडर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखते हो तो 5Q जो है वो इनसाइड है, यहाँ पे Q इनसाइड है, और यहाँ पे -2Q इनसाइड है, यहाँ पे 3Q आउटसाइड है माइनस का, और यहाँ पे -4Q आउटसाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -3Q और -4Q जो चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में तो इंपैक्ट कर सकते हैं लेकिन फ्लक्स की कैलकुलेशन में इंपैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे केवल इतना देखना है कि कितना चार्ज जो है वो मेरा सरफेस के अंदर है, उसके लिए मुझे बाहर वाले चार्जेस को देखने की जरूरत नहीं है। तो इनसाइड चार्जेस अगर आप देखते हो तो +5Q एक चार्ज है, उसके बाद +Q दूसरा चार्ज है, उसके बाद +Q दूसरा चार्ज है और एक -2Q है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 5Q + Q 6Q -2Q 4Q। तो टोटल चार्ज हमारे पास Q एनक्लोज्ड आ गया यहाँ पे, ये कितना आ गया हमारे पास 4Q आ गया। और इसके साथ साथ अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स क्या होता है, Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम इसको 4Q रख देंगे, 4Q को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो याद करने के लिए मैंने आपको बोली हैं, पहली चीज ये कि गॉस लॉ में किस चीज का क्या मीनिंग है और कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है, ये चीजें जान लेना आपको जरूरी है। अच्छा भाई, अब आगे देखते हैं। अगला जो है हमारे पास, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, इसका आपको प्रिंटेड वर्जन देखना है तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या किया, फ्लक्स को लिखा है Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज में केवल वही चार्जेस देखने हैं जो सरफेस के अंदर हैं, तो वही चार्जेस हमने देखे हैं जो सरफेस के अंदर है और उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब इस सवाल में आपको कुछ भी कठिन लग रहा है तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि अगर आपको इस सवाल में कुछ कठिन लगा हो तो। एनसीईआरटी लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैं कहूंगा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी लेवल का ही है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला जो है हमारे पास सवाल, सवाल नंबर 2, देखो क्या है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a connecting wire. The ratio of charges of the two spheres respectively is. तो देखो इसमें क्या है कि दो चार्ज बॉडीज हैं बेसिकली, है ना, उनको कनेक्ट किया गया है एक साथ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक स्फीयर A है और यहाँ पे उसके साथ एक स्फीयर B है, और दोनों स्फीयर्स में क्या है, इनका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस A गिवन है और इसका रेडियस B गिवन है, ठीक है। अब कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप किसको बड़ा बनाते हो किसको छोटा बनाते हो, ठीक है। अब दो बॉडीज अगर आपस में कनेक्ट होती हैं तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को फोर्स करती हैं, कब तक, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब ये नेचर का लॉ है, ठीक है, नेचर का लॉ है, अगर टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर यू कनेक्ट देम, दे ट्राई टू रीच एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, है ना। इसी तरह से क्या है कि आप टू चार्ज बॉडीज को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो दे विल ट्राई टू रीच एन इक्विलिब्रियम लाइक पोटेंशियल। इसी तरह अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होता है, अर्थिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो तो अर्थ बेसिकली क्या करती है, उस चीज का पोटेंशियल अपने पोटेंशियल के बराबर बनाने की कोशिश करती है। तो ये जो रूल है ये कोई नया रूल नहीं है, ये रूल आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, कि अर्थिंग के प्रोसेस में भी सेम ही रूल फॉलो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में सेम ही रूल फॉलो होता है, वाटर अगर डिफरेंट लेवल पे है तो वो भी इक्वेट हो जाता है, ठीक है। तो नेचर लाइक्स इक्विलिब्रियम, नेचर लाइक्स इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं ये लोग और पोटेंशियल इक्वेट करते हैं। अच्छा भाई, अगर दो बॉडीज एक दूसरे से कनेक्ट हो गई तो हमने ये सीख लिया कि भाई पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वही पोटेंशियल ऑफ बी के बराबर होगा, ये बात तो हमने सीख ली यहाँ से। अब पोटेंशियल ऑफ ए जो है बच्चा, उसको कैसे लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, उसके बाद उस पर जो चार्ज आया वो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, है ना, के क्यू बाई आर, यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का।
बच्चों को याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 डिवाइडेड बाई आर। अब उसमें से एक Q गायब कर दो तो क्या बन जाता है, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाता है। तो पोटेंशियल ऑफ ए मैंने लिखा KQA बाई ए, एंड बी के लिए लिखना पड़ेगा मुझे KQB बाई बी। अच्छा भाई ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी रेडियस है, QA क्या है यहाँ पे, QA चार्ज है ए पे, QB क्या है यहाँ पे, चार्ज है बी पे। तो अगर मुझे रिलेशन निकालना है QA और QB के बीच का तो के तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, और अगर मुझे QA QB का रिलेशन निकालना है तो मैं लिख सकता हूं QA बाई QB, दिस विल बी इक्वल टू A बाई बी, और यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो जाता है। तो सवाल में कुछ नहीं था बच्चा, फिर से मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी लेवल का ही सवाल है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आप दो बॉडीज को अगर कनेक्ट करते हो तो उनका जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाता है। अगर आप ये छोटी सी बात समझ जाते हो तो फिर उसके बाद इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको फटाफट से आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज कौन सी है कि अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए कि अगर आप अर्थ के साथ किसी चीज को कनेक्ट करते हो, जैसे ये स्फीयर है इसको आप अर्थ करते हो, तो इसका अर्थ का पर्पज ये नहीं होता है कि इसका चार्ज जीरो कर दें, ये बात समझिएगा। अर्थ का पर्पज ये नहीं है कि हम स्फीयर का चार्ज जीरो कर दें, अर्थ का पर्पज ये है कि मेरा पोटेंशियल अगर जीरो है, क्योंकि अर्थ का रेडियस लार्ज होता है, तो जो बॉडी का पोटेंशियल है वो भी जीरो हो जाए। अब अर्थ का पोटेंशियल अगर जीरो है और वो बॉडी का पोटेंशियल जीरो करना चाहती है, तो इस केस में अगर उसे चार्ज सप्लाई करना पड़ा तो वो चार्ज सप्लाई करेगी, अगर चार्ज लेना पड़ा तो वो चार्ज लेगी, बट कुछ भी करके उसका पोटेंशियल जीरो करेगी। उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बेस्ड है कि अगर आप दो बॉडीज कनेक्टेड रखते हैं तो दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज ट्रांसफर करते रहेंगे एक दूसरे को। तो आसान सा सवाल था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था। तो A बाई बी हमारा आंसर आ गया। इसमें बहुत लंबा सा लिखा हुआ है, अगर हाँ आपको टेक्स्ट पढ़ना पसंद है तो आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं इसको एक बार, ये रीडिंग मटेरियल की तरह आपके लिए काम करेगा। फिर से मैं रीट्रेट करना चाहूंगा उस पॉइंट को कि आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको पीडीएफ मिल पाए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो जब भी आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले आप इसको रिवाइज करके फटाफट से जा सकते हो, एक बार देख लोगे तो याद ही रहेगा, इसमें बोलने वाला कुछ नहीं है। अगला जो हमारे पास सवाल है बच्चा लोग, देखो क्या है, Two identical conducting spheres P and S with charge Q on each repel each other with a force of 16 न्यूटन। तो दोनों के पास कुछ चार्ज है भाई, दो स्फीयर हैं, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब उनका रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किस फोर्स से, 16 न्यूटन से। अच्छा भाई, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी ऑफ लाइक कंडक्टिंग स्फीयर आर ऑफ रेडियस आर, अच्छा नहीं नाम ही आ रहा है उसका, इज सक्सेसफुली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्फीयर्स। तो इसका मतलब क्या है, पी और एस तो थे ही आपस में, वो लोग खुश थे एकदम, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, मजा आ रहा था बढ़िया। अब क्या हुआ, उसमें आर आ गया बीच में, आर ने कहा कि पहले हम ए के साथ कांटेक्ट में जाएंगे, फिर हम बी के साथ कांटेक्ट में जाएंगे, तो पहले हम ए से दोस्ती बनाएंगे फिर बी से दोस्ती बनाएंगे। इन दोनों से दोस्ती बनाने के बाद देखेंगे कि भाई ये क्या नुकसान हो जाता है इन लोगों को, बाद में इनको धोखा दे देंगे। तो क्या हुआ कि ए था, यहाँ पे हमारा भाई है पी स्फीयर है ना, यहाँ पे क्यू स्फीयर है, हमारा आर स्फीयर आया, उसने कहा कि भाई पहले हम दोस्ती किससे बनाएंगे, पी से दोस्ती बनाएंगे, तो यहाँ पे आ गया भाई आर। अब जैसे ही वो दोस्ती बनाएगा, दोस्त अच्छा है पी, तो वो क्या करेगा, आधा खुद खाएगा आधा अपने दोस्त को खिलाएगा, ठीक है। तो अब जब ये दोस्त उसको धोखा देगा तो इसके पास आधा ही बच जाएगा, ये समझने वाली बात है पहले। अच्छा भाई, अब ये जाएगा एस के साथ दोस्ती बनाएगा, तो एस के पास जब ये आएगा और दोस्ती बनाने के लिए, तो इसके पास भी क्यू बाई टू है और इसके पास क्यू है, तो अब क्या होगा, ये लोग भी मिल बांट के कर लेंगे, कहेंगे कि भाई आधा आधा खा लेते, जो तुम्हारे पास है थोड़ा सा मुझे दे दो, तुम्हारे घर में भिंडी बनी है तो हमको भिंडी दे दो, हमारे घर में बिस्किट है, बिस्किट नमकीन मिला है वो हम तुमको दे देते हैं, तो शेयरिंग करके हम दोनों लोग खाना खा लेंगे, और या फिर सैंडविचेस भी हो सकते हैं भाई। तो अब ये लोग बांटेंगे, तो इनके पास टोटल चार्ज कितना है, इनके पास टोटल चार्ज है क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई क्यू बाई टू प्लस क्यू है ना, इनके पास टोटल जो चार्ज है वो क्या है, 3Q/2। अब इसका आधा जो है वो आर ले लेगा, आधा जो है वो एस ले लेगा, तो इसके पास क्या है, इसके पास 3Q/4 एंड इसके पास 3Q/4। तो भिंडी भिंडी या फिर नमकीन नमकीन जो भी है सब में बराबर का बंटवारा हो गया। और अब जब ये बंटवारा हो गया है तो उसके बाद P के पास जो अब बचा है, P के पास जो अब चार्ज बचा है वो Q/2 बचा है, और जो S के बाद अब चार्ज बचा है वो 3Q/4 बचा है। पहले इसके पास चार्ज कितना था, Q और Q था, तो अगर इसके बीच में फोर्स लिखी जा सकती है F इज इक्वल टू KQ1Q2/r², सो F इंटू KQ/Q/r² लिख सकते थे, तो अब उसको लिखना पड़ेगा K इंटू 3/2Q 3/4Q इंटू Q/2Q। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर तो खैर आप निकाल ही लोगे, तो देख लोगे तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी आपको आंसर दिखाना ही है वैसे भी। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, F अगर पहले था KQ डिवाइडेड बाई r², तो अब जो F डैश हो जाएगा वो हो जाएगा KQ/2 3Q/4 डिवाइडेड बाई r², तो ये बन जाएगा 3/8 KQ² डिवाइडेड बाई r²। और यही तो F था, यही क्या था हमारे पास, F था, तो यही F की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना है, F गिवन था 16, तो ये 8 2 टाइम्स चला जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन हमारा आंसर
आ जाएगा। तो यहाँ पे शेयरिंग एंड केयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। पहले आएगा भाई जो चार्जेस हैं, क्यू क्यू रखा हुआ है उनके पास, वो एकदम अमीर है, तो एक गरीब सा आया, कहने लगे भाई हमारी थोड़ी मदद कर दो, उन्होंने मदद कर दी। फिर उसके बाद दूसरे के पास क्या करा, तुम भी थोड़ी मदद कर दो, उसने भी थोड़ी मदद कर दी। फिर उसके बाद क्या, उसने दोनों को धोखा दे दिया। अब जब दोनों को धोखा दे दिया तो भाई अब फोर्स उनके बीच का कम हो गया। तो तीसरे दोस्त ने दो दोस्तों के बीच में लड़ाई लगवा दी और उनके बीच का जो अफेक्शन है वो कम करा दिया। ठीक है, पहले 16 था, अब 6 हो गया। वैसे रिपल्शन था, इसको दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा 6 न्यूटन जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन दिखती है, आप एक बार इस कैलकुलेशन को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये सवाल क्या है, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इज। देखो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल ये आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल आ गया। कुछ भी इसमें करने वाली बात है ही नहीं, एकदम मतलब हलवा से भी हलवा सवाल है ये, हलवा से भी ज्यादा हलवा सवाल। तो इसमें आपको पता है कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती है सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख देते हो सरफेस पे। अच्छा भाई, अब के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये भी बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है, जस्ट रीअरेंज ही तो किया वेरिएबल्स को। तो अगर Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर अगर मैं इस वैल्यू को लिखता हूं, तो ये जो वैल्यू है हमारी ये कितनी बन जाती है, यही तो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि आपके पास जितना चार्ज है पर यूनिट एरिया को ही सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक स्फीयर है तो उसका एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होगा, वो वॉल्यूम होता है। तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया हो गया, सॉरी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। और जैसे ही ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। आपका सवाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला याद होना था बच्चों, अगर बेसिक फॉर्मूला आपको याद है तो इसमें दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले में आपको फिर सिग्मा ही तो रिप्लेस करना है। तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है, आपने रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया। तो आसानी सवाल आ रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए। अगर बेसिक फंडामेंटल्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको एक बार देख लो, अभी याद हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं याद है तो जिंदगी हमेशा आसान रहे ऐसा जरूरी नहीं है, बट कोशिश करोगे तो आसान हो सकती है ना। तो वही कोशिश आप कर रहे हो अभी, है ना। आप कोशिश करो, आसान हो जाएगी। सारी चीजें अगर याद नहीं भी थी तो अब तो याद हो जाएंगी ना। तो मेमोराइज करने की कोशिश करो, पेपर में इसी टाइप का सवाल आएगा, फटाफट कर दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे, चिल करना एकदम, है ना। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। इसके लिए बेटा हाँ, फिर से मैं रिइटरेट करूंगा इस पॉइंट को कि ये जो पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, है ना, इस सेशन के साथ अपलोड के साथ। और इसी के साथ साथ आपको इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको फाइनल रिविजन में ये आपकी मदद कर सके। ठीक है, अच्छा भाई आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आगे हमारे पास है सवाल नंबर 5, है ना। सवाल नंबर 5 आ चुका है। सवाल नंबर 5 क्या है, द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। अब देखो ये सवाल जो है इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, उससे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब क्या होता है जब इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स है, मतलब क्या हल्का से स्पार्क वगैरह होगा तो उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या है, ज्वलनशील, है ना। तो जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा भी माची चीज लगा दिया तो गया सब, है ना। अभी बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था बीच में, है ना, कि वो टैंकर जो था वो शायद पेट्रोल पंप के आसपास बहुत बड़ा ब्लास्ट वगैरह हो गया था, बहुत लोग की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होते हैं और छोटी सी गलती से हो जाते हैं। तो कोई भी इनफ्लेमेबल अगर फ्लूइड है तो इनफ्लेमेबल फ्लूइड में आप चाहते हो कि भाई कोई भी स्पार्क वगैरह हल्का सा भी जनरेट ना हो, क्योंकि वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप करते क्या हो बच्चा, कि आप ये मेक श्योर करते हो कि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है। बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि आप जैसे स्केल लो, उसको सर पे रब करो तो चार्ज वगैरह डेवलप हो जाता है। तो फ्रिक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अब क्या होता है, जैसे टैंकर आपका मूव कर रहा है ना, टैंकर अब वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है। अब एयर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ड्रैग होता है। तो जब कंटेनर है ना, कंटेनर का मेटल ड्रैग के साथ मतलब करेगा, है ना, जब आप दो चीजों में फ्रिक्शन आएगा तो उसके केस में क्या होगा कि हो सकता है कुछ चार्ज डेवलप आ जाए। अब कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा तो हो सकता है स्पार्क हो जाए, और अगर स्पार्क हो गया इनफ्लेमेबल फ्लूइड में तो फिर आपके आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो चीज ना हो इसके लिए क्या करते हैं, अर्थ जो है हमारा वो इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज है, तो आप उसको जो भी चार्ज दोगे वो उसको ले लेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मेटल को कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। तो ये अर्थिंग टाइप का प्रोसेस जो है वो हम करते हैं। अर्थिंग का मेन पर्पज क्या होता है, अर्थिंग का मेन पर्पज ये होता है कि कोई भी आपका डिवाइस है जो हाई करंट पे चलता है, अगर वो डिवाइस खराब हो जाता है तो आप नहीं चाहते हो कि भाई एक्सेसिव करंट फ्लो हो, तो आप क्या करते हो, अर्थिंग वाला वायर लगा देते हो कि जो एक्सेसिव करंट है वो अर्थ में फ्लो हो जाएगी। तो उसी टाइप का आप सेम प्रोसेस कर रहे हो यहाँ पे कंटेनर के साथ। तो इट्स लाइक अर्थिंग फॉर द कंटेनर,
है ना, इट्स लाइक अर्थिंग फॉर द कंटेनर, ताकि एक्सेसिव चार्ज ना फ्लो हो और स्पार्क वगैरह ना हो और ट्रेजिडी से हम बचा सके अपने कंटेनर को। तो सिंपली शायद देखो, टू कंडक्ट द एक्सेस चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन टू द ग्राउंड टू प्रिवेंट स्पार्किंग। सिंपल सा सवाल था, मतलब थोड़ा सा बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। अगला देखते हैं क्या है भाई हमारे पास, पांचवा सवाल। तो हाँ, फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली आप PDF डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, विच यू विल डू ऑफ कोर्स, आई हैव ट्रस्ट इन यू दैट यू विल डू दैट। तो अब वो आप डाउनलोड कर लेंगे, जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे आपको ये मिल जाएगा और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका रिविजन के लिए देखो बच्चा काफ़ी अच्छा होता है, तो ऐसा सीध ना हो जाए कि अब पछताए का फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो खेत वेत चुग जाए उससे पहले डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो, इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद भी होगा, शायद कुछ बच्चों को याद होता है, बस यहाँ पे एक ही दिक्कत हो सकती है, अगर आपको याद होता है तो कभी भी आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है, तो आप ऐसे मार्क करके चले जाते हो 10⁻36 ऐसे, इसमें दिखा सा लग रहा है तो आप इसको मार्क करके चले आओगे, तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है ना, फिर उसके बाद आपका जो आंसर आता है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अब हाइड्रोजन वाला है तो भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है भाई। अब कौन से दो फोर्सेस की बात हो रही है, दो फोर्सेस की जो बात हो रही है यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो मान लो भाई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R², ठीक है। अट्रैक्टिव ही होगी तो नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी में भी वो होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे ग्रेविटी की अगर हम लिखते हैं बात, तो ग्रेविटी की होती है Gm1m2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है भाई, ये भी बात सही है। अब ये बचपन में ही पढ़ाया जाता है, 9th ग्रेड में पढ़ा दिया जाता है Gm1m2/r² ना, और ये 12th ग्रेड में स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो कूलम्बियन फोर्स। तो ये फोर्स कब है, Q1 Q2 जब दो चार्जेस है और R सेपरेशन पे रखे हुए हैं, और नीचे वाला फोर्स कब है, जब M1 M2 दो मासेस हैं और R सेपरेशन पे रखे हुए हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अपन। तो Fe/Fg अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, K(Q1 Q2) बच जाएगा और नीचे वाले में Gm1 M2 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमको पता होती हैं, तो ये वैल्यूज हमें क्या पता होती है कि जैसे K की वैल्यू है, तो K की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 9 × 10⁹ लिखोगे, ठीक है। आप इसको 8.9 समथिंग भी लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उतना डिटेल मत जाओ, 9 × 10⁹ लिखो बेसिकली। और उसके बाद G की जो वैल्यू है वो आपको पता है 6.6 × 10⁻11 होती है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व है। उसके बाद आपके पास क्या है कि M1 मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है बेटा, और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों डिफरेंट है ना, तो उस हिसाब से लिखना है। तो M1 मान लो प्रोटॉन लिया तो 1.6 × 10⁻27 kg लिखना है। M2 की वैल्यू लेनी है 9.1 × -31 kg लिखना है ना। उसके बाद चार्ज तो दोनों में सेम ही होता है, तो भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास, तो ये चार्ज आप लिख दोगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब जैसे ही इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं जाना है, समझो इस बात को, न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसमें नहीं जाना है, आपको केवल पावर में डील करना है। तो जब आप पावर में केवल डील करके सॉल्व करने की इसको कोशिश करोगे तो 10⁻39 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस सवाल में कुछ नहीं था, फिर से आप इस बात को समझो कि इस सवाल में आपको दो बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अगर दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, और दो पार्टिकल्स उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है तो वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे। एक बार आपने फॉर्मूला रख दिया तो फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली ऐसा और कुछ नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये मान के चलो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे आप बोर्ड पे कुछ लिखते हो, अब वो बोर्ड पे लिखते हो तो बोर्ड के पार्टिकल्स और चॉक के पार्टिकल्स में कुछ अट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, और उसके साथ साथ ग्रेविटी जो है इतनी बड़ी है अर्थ, है ना, वो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई कर रही होती है, बट फिर भी पार्टिकल बोर्ड से ही अटैच रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक छोटा सा बोर्ड जो है वो पूरे अर्थ की फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है। इससे भी छोटा एग्जाम्पल है कि आप एक स्केल लेते हो, स्केल से अपने हेयर को रब करो और पेपर पीस को ऊपर अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तो क्या होता है, पेपर पीस ऊपर आता है। पूरी अर्थ चाहती है, पूरी कायनात चाहती है कि वो पेपर जो है वो नीचे जाए, लेकिन वो पेपर नीचे नहीं जाता है, वो पेपर ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे बच्चों का एक सवाल आ जाता है कभी कभी कि सर अगर इतनी ही डोमिनेटिंग है हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना ही ताकतवर है, तो दिखती क्यों नहीं है। तो देखो बच्चा, मास जो है वो इनहेरिट प्रॉपर्टी है, दैट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। मतलब अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर मास होगा ही होगा, लेकिन चार्ज का ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर न्यूट्रल एंड चार्ज नीड्स टू बी क्रिएटेड। तो एक चीज है उसका इफेक्ट कम है बट वो बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज है उसका इफेक्ट ज्यादा है बट वो बहुत कम है। तो इस वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। एक और फोर्स आप पढ़ते हो न्यूक्लियर फोर्स, वो हल्की सी स्ट्रांग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और ग्रेविटी से तो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा होती है। तो खैर इसमें हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो निकालने के लिए इसमें कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, ये लगभग हर टेक्स्ट बुक में दिया होता है, आई थिंक एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा
जवाब तो 10⁻39। अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो इस तरह की कैलकुलेशन ये दिखती है। तो देखो बच्चा, कभी भी इस टाइप के सवाल आए तो आपको पता है कि बहुत बेसिक देखो सवाल आ रहे हैं। सवाल बेसिक कैसे आ रहे हैं, फ्लक्स पे आ जा रहे हैं, गॉस लॉ पे डायरेक्ट आ जा रहा है, कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन को रिलेटेड करने पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो बहुत ही एलियन टाइप का हो और वो कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा हो कि हम सोच ही नहीं सकते थे। ऐसा कोई सवाल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। सवाल ऐसे ही देखने को मिले हैं जिनको सोचा भी जा सकता था और बहुत आसानी से किया भी जा सकता था। तो ये सब कैलकुलेशन आसानी है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। 7 बहुत ही अच्छा नंबर है ना, तो 7वां सवाल करना भी बहुत आसान होना चाहिए। A charge q is placed at the center of one of the surface of the cube. The flux linked with the cube is। बहुत ही ज्यादा हलवा सवाल, बहुत ही ज्यादा हलवा सवाल। तो देखो क्या है सवाल, यहां पे भाई अगर हम रखते हैं एक चार्ज, समझना इस बात को ढंग से, और यहां पे मान लो हम इसको ऐसे इनक्लोज कर देते हैं, तो अगर मैं पूछूं पूरे से कितना फ्लक्स पास होगा तो आप बोलोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी ऊपर ही देखा था। अगर मैं पूछूं कि भाई आधे से कितना फ्लक्स पास होगा तो टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो आधे से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये मैटर करता है कि भाई ये चार्ज क्यों रखा है, तो इधर वाला आधा सरफेस कैसा होना चाहिए और इधर वाला आधा सरफेस कैसा होना चाहिए? नहीं। तो अगर मैं क्यूब रखता हूं, सपोज यहां पे अगर मैं क्यूब रखता हूं, बच्चा लोग समझना इस बात को बहुत ढंग से, अगर मैं यहां पे एक क्यूब रखता हूं ऐसे और यहां पे एक चार्ज रख देता हूं, तो अगर मैं यहां इसके आगे भी एक क्यूब रख दूं, समझना इस बात को, इसके आगे भी अगर मैं एक क्यूब रख दूं तो टोटल फ्लक्स जो दोनों क्यूब से पास होगा वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक क्यूब से अगर मुझे निकालना है कितना फ्लक्स पास होगा तो उसका आधा होगा। तो सवाल हो गया यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क जरूर देना चाहूंगा कि आप ट्राई करना सॉल्व करने का, कि अगर आपके पास बाई चांस मान लो, अगर आपके पास बाई चांस मान लो कि इस तरह का एक क्यूब रखा हुआ है और उसके साइड में यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। अब आपको बताना यह है कि इस चार्ज की वजह से ये सरफेस 1 से कितना फ्लक्स पास होगा और ये सरफेस 2 से कितना फ्लक्स पास होगा। फिर से आपको बताता हूँ सवाल क्या है, कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, है ना, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना यह है कि सरफेस 1 से कितना फ्लक्स पास होगा और सरफेस 2 से कितना फ्लक्स पास होगा। ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और देखूंगा मैं कि मतलब आप सही बताते हो कि नहीं बताते हो। ठीक है, तो इस चीज को सोच के आराम से बताना बढ़िया से, वो इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्वेश्चन हो सकता है और वो ज्यादा बेटर क्वेश्चन है। तो फ्लक्स में देखो बच्चा, या तो आपके पास सवाल आ जाएगा कि भाई चार्ज रखा हुआ है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसको कितना मिला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, तो हर फेस से कितना पास होगा, तो टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, 6 फेसेस हैं तो 1/6 हो जाएगा। एक तो इस टाइप के फ्लक्स से सवाल आ जाते हैं। दूसरे सवाल क्या आ जाते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोई सिलेंडर रखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, और इस सिलेंडर में क्या करेंगे कि भाई एक इनफाइनाइट वायर है जो ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, और इस वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और इसका जो रेडियस है वो आर है सिलेंडर का और हाइट एच है। तो ये पूछ लेंगे कि इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि फाई अगर आपको निकालना है तो आप क्यू एनक्लोज लिखोगे सबसे पहले। क्यू एनक्लोज कितना होगा? जितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो कितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है, तो भाई अगर ये लेंथ एल है तो लैम्डा इंटू एल हो गया चार्ज उसके अंदर और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो गया सवाल। अब एल की वैल्यू क्या है वो तो हाइपोटेन्यूज से निकाल सकते हैं ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, पढ़ रखा है हमने बचपन से। तो ये जो साइड है ये 2r हो जाएगी और ऊपर वाला h है, तो l की वैल्यू अगर निकालनी है तो √h² + 2r² लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो दो तरह से निकालने को आता है फ्लक्स, एक तो होगा कि पॉइंट चार्जेस रखे होंगे और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट में आप डेंसिटी इनटू एरिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन वेदर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द चार्ज इनसाइड इट। और एक बार चार्ज का पता लग गया तो उसके बाद आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके कभी भी निकाल सकते हो फ्लक्स कितना होगा। आई होप इतना बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास कहानी का जो अगला पड़ाव है वो है भाई एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, देखो इस सवाल को थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाँ, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रेट थ्रेड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर सेंटीमीटर। अच्छा भाई sorry, coulomb per meter is there. Now an electron revolves along the circular path having axis along the length of the wire. The graph that correctly represents the variation of kinetic energy of electron is a function of radius of the circular path from the wire is। तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारे पास एक वायर है, सबसे पहले उस वायर के पास में क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वायर है हमारा मान लो, तो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ तो सही रहेगा, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है। अब ये जो वायर है ये इनफाइनाइट वायर है, ये फाइनाइट वायर नहीं है, ये इनफाइनाइट वायर है। तो जब भी लॉन्ग लिखा हो ना, लॉन्ग का मतलब क्या है? इनफाइनाइट वायर। लॉन्ग का मतलब क्या है? इनफाइनाइट वायर।
अब अच्छा, इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे समझना इस बात को। सबसे पहले ट्रेजेक्टरी समझते हैं सवाल की क्या है, उसके बाद सॉल्व तो कर ही लेंगे, सॉल्व करने में बड़ी बात थोड़ी है। तो सबसे पहले क्या है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक लगेगी, अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बगल में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं क्या होता है तो आप बता दोगे 2k लैम्डा बाई आर आता है। अब ये कैसे आता है, देखो दो तरीके होते हैं इसको करने के, या तो भाई आप गॉसियन सरफेस लेके कर लो, ठीक है, गॉसियन सरफेस लेके कर लो तो उससे भी हो जाएगा। गॉसियन सरफेस लेके क्या करोगे, आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लोगे, उस पर फिर आप लिख दोगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज विच विल बी लैम्डा इनटू एच, और उससे आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि कुछ बच्चों को याद होता है के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो वहां पे थीटा 1 और थीटा 2 को 90-90 पुट करोगे तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। तो तरीका कुछ भी हो आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रिलेशन की आ जाती है, जहां पे लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और आर क्या है, यहाँ से आर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं पूछूं कि चार्ज पे फोर्स कितना लग सकता है इसकी वजह से, तो क्यू इंटू ई लग सकता है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में जा पाएगा, अदरवाइज सर्कल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो QE है ये mv² बाई आर के बराबर होगा, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो यहां से बेटा अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा कि ई वाला जो आर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जहां मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या होगा, तो ये क्यू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, 2 लिख लो यहाँ पे, एंड दिस विल बी इक्वल टू mv² बाई आर। अब ये आर कट गया, आर कट गया, आर। तो अब देखो क्या है, के लैम्डा, देखो 2k लैम्डा अगर मुझे लिखना है ढंग से समझना, 2q लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू mv², और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, 2 को नीचे ले आओ, खत्म हो गया सवाल। तो हाफ mv² जो है दैट विल बी इक्वल टू qk लैम्डा। अब क्या इसमें तो कुछ भी चेंज होने वाला है नहीं, चार्ज थोड़ी बीच में चेंज हो जाएगा कहीं, उसके बाद k तो कांस्टेंट ही है, लैम्डा दे ही रखा है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी, है ना, किसी भी टाइम के लिए, किसी भी आर के लिए बेसिकली आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर डी हो गया। तो अगेन मैं बताता हूँ यहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट था, पहले आपको कैसे अप्रोच करना था इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले अगर कोई चीज सर्कल में मोशन कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव फ्रेम से देखते हो तो सेंट्रीफ्यूगल भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि सर्कल क्यों हो रहा है उसका कारण आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए तुरंत। अब दूसरी बात आती है कि ये फोर्स आएगी कहां से, तो ये फोर्स अपने आप से तो आ नहीं सकती, जैसे भगवान ने दिया तुरंत एकदम आ गई, तो इस फोर्स का कोई ना कोई कारण होता है। इस फोर्स का कारण नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारी फोर्सेज जो इसका कारण हो सकती है। अब आपको ढूंढना है इस फोर्स का कारण इस सिचुएशन में क्या है, तो इस सिचुएशन में जो इस फोर्स का कारण है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब याद करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई हम कैसे रिलेट कर सकते हैं वायर वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम निकाल सकते हैं वायर के केस में, हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 2k लैम्डा बाई आर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, सवाल खत्म हो गया। तो फोर्स निकालना मेन था यहाँ पे, एक बार आपके पास फोर्स आ गई तो mv² बाई आर के बराबर हो गई। अब जैसे ही वो mv² आर के बराबर हो गई तो आपके पास mv² की वैल्यू आ गई, हाफ ऑफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आप अगर ट्रेजेक्टरी फॉलो करोगे कि जो क्वेश्चन में दिया है उसी चीज पे आप प्रोसीड करते जाओगे तो आप आंसर तो खुद ही पहुंच जाओगे। जर्नी है ये, जर्नी है ना, जर्नी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कभी होता है कि भाई आपको पहले ही से आंसर पता होता है कि क्या आंसर टाइप का आएगा, बट कभी कभी क्या होता है इसको थोड़ा सा जर्नी चलना पड़ता है, थोड़ा है ना, थोड़ा चलना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि यार कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है क्या जो एनसीईआरटी में नहीं सिखाते और यहाँ पे पूछ दिया, नहीं है, सिखाते हैं सब कुछ, जो भी यहाँ पे सब एनसीईआरटी में सिखाते हैं, ठीक है। बस आपको भाई एप्लीकेशन अब थोड़ा सा सीखना पड़ता है, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारा आंसर डी आ गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में तो कुछ नहीं है, बट आप वो जो रिटन पार्ट है वो मैं छोड़ दूंगा, तो वो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कहाँ से आया। जस्ट 1 सेकेंड, आंसर बच्चा इसका डी है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो कांस्टेंट आएगी, ये आप इसको ध्यान मत दो ज़्यादा, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ देखो क्या, C1 and C2 are two hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q होगा शायद, ये 30 तो नहीं होगा, है ना, तो ये 3q है, इसको सही कर लेना, है ना, तो ये 3q है। Respectively as shown in the figure, the ratio of the electric flux passing through C1 and C2 is, तो C1 और C2 के बीच का हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखो एक बात समझो यहाँ पे बच्चा कि एक डब्बा है हमारे पास, है ना, एक डब्बा है हमारे पास, वो रखा हुआ है, उसमें चार्ज 2q है, और जो बाहर वाला डब्बा है उसमें चार्ज कितना है, 3q है। तो 2q अंदर वाले चार्ज है और 3q क्या है, बाहर वाला चार्ज है। तो अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है छोटे वाले में से, तो हमें क्या करना है, चार्ज बाहर वाला थोड़ी देखना होता है, हमें चार्ज एनक्लोज देखना होता है। तो चार्ज एनक्लोज जो छोटे डब्बे में है, चार्ज एनक्लोज जो छोटे डब्बे में है वो 2q है, तो इसका मतलब उसका जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो 2q से रिलेटेड होगा।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ्लक्स पूछूं पहले वाले सरफेस से तो आप बोलोगे अभी C1 कैसे एसोसिएटेड, तो वो होगा प्रोपोर्शनल टू 2Q होगा, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट आप लगा सकते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा भाई, जो दूसरा वाला है उसमें 3Q होगा, नहीं 3Q मत लेना, गलत हो जाएगा, और वो आंसर भी दिया हुआ है तो वो नहीं लेना है आपको, क्योंकि अब जो इनक्लोज चार्ज हो गया 2Q भी तो उसके अंदर ही है, वो थोड़ी बाहर निकल गया है। तो 2Q और 3Q अब दोनों के दोनों अंदर है, तो वहां पे आपको कितना चार्ज लेना पड़ेगा, 5Q लेना पड़ेगा। तो φ2 कितना हो गया हमारे पास, φ2 हो गया 5Q के प्रोपोर्शनल, इन दोनों का रेशियो ले लोगे आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो देखो सिंपल सा सवाल था अगेन, है ना, फिर से मैं बोलूंगा सिंपल सा सवाल था। अब आपको बस इतना सा इसमें करना था कि कौन सा आपको लेना है ना, चार्ज कैलकुलेशन के टाइम पे, और कौन सा नहीं लेना है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी थी। तो आंसर तो आपका आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये आपका आंसर, और तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अब हम, ये सेम ही सवाल था ना, ऐसा तो नहीं कि हम आगे भाग गए कहीं, नहीं नहीं नहीं, सही जा रहा है। देखो अब ये 10वां सवाल आ गया है। 10वां सवाल क्या है हमारे पास, देखो, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। ठीक है, तो दो फोर्स हैं, दो चार्जेस हैं, पहली बात तो Q1 और Q2, और प्लेस कहाँ पे प्लेस्ड है, वो वैक्यूम में प्लेस्ड है। तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है, ठीक है। अब क्या है, फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5 एट r बाई 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक तो ये क्या फॉर्मूला वगैरह लगा के बहुत ज्यादा इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करोगे और उसके बाद आंसर इसका निकालोगे, बट उतना इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ तरीका क्या होता है। जैसे अगर आपको फोर्स निकाली है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो इसका मतलब क्या है, अगर r को आप r/5 कर दोगे तो फोर्स आपकी 25 टाइम्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो F जो है वो प्रोपोर्शनल टू, तो ये अब हो जाएगा r/5 का स्क्वायर कर दोगे तो ये r²/25 हो जाएगा, तो 25 टाइम्स आपकी फोर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस को 5 टाइम्स कम करने से फोर्स जो है वो 25 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। अब अगर फोर्स 25 टाइम्स ज्यादा हो गई तो पहले बात तो ये कह सकते हैं कि भाई 25 का जो फैक्टर है इंक्रीज का, वो फोर्स में आ जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, के जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके साथ के आता है। तो अगर के 5 है, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है वो के की वजह से y5 का फैक्टर कम हो जाएगी, क्योंकि f जो होता है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k ऑल्सो। तो अगर ये जो कांस्टेंट है ये अगर 5 है तो जो आपकी फोर्स है वो 1/5 हो जाएगी। तो फॉर r इट्स इंक्रीजिंग बाय फैक्टर ऑफ 25 and due to k it will decrease by a factor of 5. So net change if I'll ask you that will be 25/5, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में देखो आप बहुत स्क्रैच से भी जा सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप स्क्रैच से नहीं जाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी इसको बेसिकली सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पे लिखना चाहो तो आप इसको बहुत स्क्रैच से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे f इज इक्वल टू k, देन आप लिखोगे q² डिवाइडेड बाई, है ना, Q1 Q2 लिख लो, मनो तो मैंने तो ऐसे ही लिख लिया क्योंकि उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट नहीं, बच्चे लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो लो, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई r²। अब क्या है भाई कि इसका r/5 हो गया, है ना, r/5। अब ये याद रखना, ये के वो के डिफरेंट है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसको k डैश बोल देते हैं चलो अभी के लिए। तो अब जो f डैश है वो क्या है आपका k डैश, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई k, है ना, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r/5 होल स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है r/5 होल स्क्वायर को, और इस k को 5 ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है अगेन, है ना, कुछ भी इसमें खास नहीं है, बस आपको बेसिक्स याद रखने हैं और उस बेसिक से आपका आंसर आ जाता है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास वो क्या सवाल है, देखते हैं भाई क्या है ये। हाँ, टू चार्जेस Q and 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन एयर। सो Q and 3Q क्या है, R डिस्टेंस पे सेपरेट हो गए हैं, ठीक है भाई। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है ये, नल पॉइंट का क्वेश्चन है बेसिकली, कि आपको नल पॉइंट किस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास दो चार्जेस है, आपके पास एक Q चार्ज है, आपके पास एक 3Q चार्ज है। तो आप क्या करोगे, एक जगह पे Q लिखोगे, एक जगह पे 3Q लिखोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप R ले लोगे। उसके बाद एक पॉइंट आप लेके चलोगे, मान लो x, है ना, ये पॉइंट है जहां पे आप मान रहे हो कि जो फील्ड है वो 0 है। अब ये x मैंने पास Q के क्यों लिया, इसका एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि देखो Q जो है वो चार्ज तो छोटा है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कम चाहिए, अगर वो 3Q को बैलेंस करना चाहता है तो कुछ तो दोगी Q को, क्योंकि चार्ज तो दिया नहीं, तो कम से कम डिस्टेंस ही कम दे दो, है ना। तो अब ये पॉइंट अगर मान लेते हैं P है, तो P पे, है ना, P पे 3Q की वजह से कुछ तो लगेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 3Q की वजह से, वो कितनी होगी, K
इंटू 3q डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x तो पहले से ले लिया ना हमने, तो r माइनस एक्स बचा 3q के पास। अच्छा भाई, q की वजह से कितनी होगी, k q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे देखोगे आप तो k भाई कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो आप अगर दोनों तरफ रूट ले लोगे, क्योंकि देखो इसको क्या होगा, एक बच्चा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने लग जाएगा, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप क्यों ही कर रहे हो वो सब, आप दोनों तरफ रूट ले लो। तो अगर आप दोनों तरफ रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो √3 एंड देन डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो मेरे ख्याल से आर डिवाइडेड बाई √3 + 1 ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब देखो यहां से सवाल, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कठिन सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको नल पॉइंट का पता होना चाहिए, अगेन एनसीईआरटी लेवल का ही सवाल है। आपको नल पॉइंट का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करनी है। क्यों बैलेंस करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि हमें बताया गया कि भाई उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए। अच्छा भाई, अब एक बात समझो यहाँ पे बच्चा लोग, कि क्या इसकी कोई ट्रिक है जिससे हम ये क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे। तो देखो बच्चा, एक ट्रिक होती है, ऑल्दो मैं ट्रिक्स को बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ कि आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन हल्का सा मॉडिफाई हो जाएगा, आप ट्रिक से सॉल्व करके चले आओगे, आपका गलत हो जाएगा। तो प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, बट नल पॉइंट निकालने की एक ट्रिक है छोटी सी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी होने की आशंका है। तो आप क्या है कि देखो भाई, यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है, और ये डिस्टेंस आपने R ले रखी है, और x डिस्टेंस पे मान लो आपका नल पॉइंट है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप x लिखो R, है ना, जो कि टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई √Q2 बाई Q1। अब Q2 क्या है, जहां से आपने डिस्टेंस नहीं मेजर किया है, Q2 द अदर चार्ज, Q1 इज द चार्ज फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग डिस्टेंस, तो x एंड देन +1। तो अगर इस सवाल को मुझे सॉल्व करना था डायरेक्टली, तो मैं इसको 5 सेकंड में कैसे कह सकता था, मैं x लिखता, R लिखता, डिवाइडेड बाई Q2 मुझे पता है √3, Q1 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाई 1, तो ये +1, ये हमारा आंसर हो जाता, खत्म हो जाता सवाल। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा आपको करने के लिए, बट हाँ, अगर आपको चाहिए कि भाई ट्रिक वगैरह भी मुझे थोड़ा सा पता रहे, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और इससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ऑफकोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नल पॉइंट का सवाल तो हमने कर लिया है ना। इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो कि सर एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो तो कहाँ पे नल पॉइंट होगा एंड ऑल। तो आप उस तरह के सवाल भी थोड़ा सोच के रखो, क्योंकि इस तरह का सवाल नल पॉइंट का आया हुआ है, तो इसका मतलब अगर इसमें थोड़ा वेरिएशन करना हुआ तो क्या कर सकते हैं, एक चार्ज को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों के बीच में नल पॉइंट होगा, या फिर बाहर कहीं नल पॉइंट होगा, लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा। तो इस तरह का थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस आप अपना डेवलप कीजिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ सकते हैं। अच्छा भाई, अगली बात जो है हमारे पास वो क्या है, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इनिशियली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा व्हेन टाइम पीरियड विल बी गिवन एज। अच्छा, सिंपल सवाल है, देखो फिर से, पार्टिकल क्या है, चार्ज q है, मास m है, सर्कल में जा रहा है, सर्कल में जाने का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा भाई, इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज का मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, उसकी मदद से आप क्या कर लोगे, फोर्स निकाल लोगे, फोर्स निकाल के आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। तो वेलोसिटी आपकी निकल गई, तो आपका टी क्या होता है, 2πr/v, खत्म हो जाएगा सवाल। तो वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये सेम प्रोसेस आप फॉलो करते हो जब आप केपलर्स लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो केपलर्स लॉ में, थर्ड लॉ में आप यही तो करते हो, आप बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के बाद आप क्या करते हो, t = 2πr/v करते हो, तो इस टाइप का रिलेशन आ जाता है। तो सबसे पहले v निकालने की हम कोशिश करेंगे, v निकालने के बाद वापस से हम इस रिलेशन पे आएंगे। तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि Q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, है ना, दिस इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमारा किसका आ गया, ये रिलेशनशिप आ गया हमारा उसका फोर्स का। ठीक है, तो यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो देखो r तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास v का जो वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया हमारे पास √q आ गया, है ना, उसके बाद 2k लैम्डा है और डिवाइडेड बाई m, ये आ गया हमारे पास v का वैल्यू। अब यहां से हमें निकालना है बेसिकली किस चीज का वैल्यू, यहां से हमें निकालना है t का वैल्यू। तो t क्या होगा हमारे पास, देखो t है हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाई v। अब ये जो v का वैल्यू है ये उठा के यहां से यहां रख दो, ठीक, और उसके बाद इसको स्क्वायर कर दो, तो आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो फिर से आप देखो, यहाँ पे करना कुछ नहीं था, आपको बस ये निकालना था कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से कितना फोर्स लग सकता है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी के बाद 2πr/v लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको मैच करा लोगे तो आई थिंक ऑप्शन बी मैच कर जाएगा आपका, नो डी मैच करेगा। ओके, तो इसको एक बार चेक कर लेना, बट ये आपका कैलकुलेशन पूरा का पूरा निकल आता है। ठीक है, आप चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है एक्चुअली डी आ जाएगा, है ना। जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो टी क्या आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। और उसके बाद रूट का जो है वैल्यू देखो, तो ये Q2k लैम्डा तो नीचे आ जाएगा और ऊपर m चला जाएगा। तो ये आपका आंसर। तो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप इसमें कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा सकते हैं कि सर केपलर्स लॉ वाला तो ये था कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है तो वही वाला लगा देंगे हम। अरे नहीं लगा सकते हो महाराज वो वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी में कुछ भी नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। और अगर वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आप वहां पे इस तरह का रिजल्ट नहीं लगा सकते हो कि भाई के लैम्डा बाई आर समथिंग हम मान लेंगे और उसके बाद आर क्यूब का रिलेशन तो आ ही जाएगा। तो आर क्यूब जबरदस्ती प्रूव नहीं करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ही आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का सोच जो है उससे बाहर आना है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं डेरिवेशंस, तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया तो आपका डेरिवेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरे तरीके से किया हुआ है, मतलब तरीका डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ वो तरीका भी क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि एम वी स्क्वायर की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर से रिलेट किया गया और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाली गई। अब ओमेगा की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो ओमेगा को आप 2π/t लिख सकते हो, तो इसकी मदद से भी आप निकाल सकते हो। तो एम वी स्क्वायर बाई आर की डायरेक्टरी से जाना चाहो तो वहां से चले जाओ अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है कि सर डिस्टेंस बाय स्पीड वगैरह कौन लगाएगा, हम तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी से ही निकाल लेंगे, तो भाई उसी से निकाल लो, कोई बात नहीं, उससे भी निकाल सकते हो। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू लिख के और फिर ओमेगा की वैल्यू फिर 2π/t से कंपेयर कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको मेथड कन्वीनियंट पड़े उससे आप निकाल सकते हैं। आपकी जो ट्रेजेक्टरी थी सॉल्व करने की कि गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लेनी है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ कारण होगा, उससे वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर उसके बाद हम उससे टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो दो सवाल आ गए हैं इस तरह के। तो इस तरह के सवाल आने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इस तरह के सवालों का थोड़ा मोशन आप वो पता करके रखिएगा कि जो सर्कुलर मोशन से इन्वॉल्व क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उस तरह के सवाल आ रहे हैं और उस तरह के सवाल मुझे पता होने चाहिए। अगला आ गया हमारा सवाल नंबर 13। अब सवाल नंबर 13 क्या है, देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर वेरीज एज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर, तो ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया, कुछ इसमें करना ही नहीं है, डायरेक्ट सवाल। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो भाई आप पोटेंशियल निकालने लग जाओ, ये भी एक तरीका है कि भाई पोटेंशियल हम निकालेंगे उसके बाद ही हम मानेंगे। दूसरा क्या है, आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, इन मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल होता है। कहोगे सर माइनस साइन आता है, अरे बच्चा मैग्नीट्यूड लिया है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं लोगे तो माइनस साइन लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट बेसिकली मींस इफ आई इंटीग्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई विल गेट पोटेंशियल, इंटीग्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई विल गेट पोटेंशियल। तो अब आप एक बात समझो इस बात को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है kp/x क्यूब, kp/x क्यूब। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे अब, है ना, 2kp/x क्यूब बेसिकली, तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे अब इंटीग्रेट करके, माइनस साइन मैं अभी नहीं ले रहा हूं, है ना, आप कहोगे सर माइनस साइन आता है आप उसको क्यों नहीं ले रहे हो, दिस दैट, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1/x क्यूब का फैक्टर है, इसको अगर इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा, देखो x टू द पावर -3+1 डिवाइडेड बाई -3+1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पावर देखोगे तो ये x टू द पावर -2 की पावर हो गई, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में r क्यूब आता है तो पोटेंशियल में क्या आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है। तो उसकी मदद से आप फटाफट बता दोगे कि भाई 1/r² का प्रोपोर्शनैलिटी होगा। अब क्या यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, नहीं, ये तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, है ना, जिसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आसान पड़ता है, छोटा है, क्यों इतना मतलब घूम फिर के आना है। दूसरा तरीका लंबा वाला तो यही है कि भाई आप पोटेंशियल लिखोगे एक पॉइंट पे, फिर माइनस चार्ज की वजह से लिखोगे, प्लस चार्ज की वजह से लिखोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर नीचे डिनोमिनेटर वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, फिर जाके कहीं पहुंचोगे। अरे भाई जब सीधा रास्ता अवेलेबल है, यहाँ से चलते चलते वहां पहुंच सकते हो, तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पहुंच जाओ, है ना, ऐसे घूम के जाने की क्या जरूरत है ना। अल्टेनस तुम्हारा मन ही होगी नहीं नहीं सर हमारे पास बहुत समय है, सारा पेपर हमने कर लिया है, तो भाई घूमो फिर करो उस तरीके से, ठीक है। बट डायरेक्ट यही है कि देखो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और उसका पोटेंशियल निकालना हो, तो अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो इस तरीके का भी यूज करने की आप कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनाइट वायर इज k2 k λ/r, है ना। अब इसी से अगर आपको मदद से पोटेंशियल निकालना है तो आप कैसे पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है।
तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, आप कर लोगे वैसे, मैंने बस आपको इसलिए दिया कि एज ए प्रैक्टिस कि आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इन्होंने तो रखा है डायरेक्टली लिख दिया है ना, तो अगर आपको पता है तो कर सकते हो, वैसे डायमेंशनल वगैरह एनालिसिस भी लगा सकते हो इसमें सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका तो आप स्क्रैच से सॉल्व करना स्टार्ट करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तीसरा क्या है, डायमेंशनली भी आप चेक कर सकते हो, तो उससे भी रिजल्ट आ जाता है। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 आ चुका है, और आज दिन 14 जन नहीं, पता नहीं, है ना। तो 14 जो क्वेश्चन है वो आ गया है। An electric field is given by 6 I cap plus 5 J cap plus 3 K cap Newton per coulomb. The electric flux through the surface area 30 I cap meter square lying in YZ plane is. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हमें निकालना है YZ प्लेन में एरिया गिवन है। YZ प्लेन में अगर एरिया गिवन है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आई कैप डायरेक्शन में होगा। यही यहाँ पे गिवन है कि 30 आई कैप है उसका। तो आई कैप क्यों लिखा है, आई कैप इसलिए लिखा है कि जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो आई कैप में ही तो होगा। अगर आपका YZ प्लेन में है एरिया, अरे भाई एरिया अगर YZ प्लेन में है तो आई कैप डायरेक्शन में ही तो होगा एरिया वेक्टर। अच्छा भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, के कैप में भी है, तो मतलब थोड़ी है इससे कुछ, हमें तो मतलब उससे है जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर के पैरेलल है। बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको फ्लक्स से कुछ लेना देना थोड़ी है, उसको फ्लक्स से कुछ लेना देना थोड़ी है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे निकालना है तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है 5 और 3 से, मुझे मतलब है 6 से, क्योंकि वही एक है जो आई कैप डायरेक्शन, और इंटू 30 तो 180 आंसर आ गया, खत्म। अब इसी को बच्चे कहेंगे सर थोड़ा टेक्निकलिटी से करते हैं, हाँ भाई वैसे भी कर लेते हैं तुम चाहो तो इसमें क्या है कि भाई फ्लक्स लिखना है आपको, तो आप इसको ई डॉट ए लिख दो, है ना। अब ई को लिख लो फिर 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 30 आई कैप, हो जाएगा भाई, करो ऐसे करो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब इतना करने की जरूरत थी नहीं यार, अगर तुम्हें पता है कि भाई एरिया वेक्टर वही देखना है जो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वही देखना है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो इतना सब करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल लो। तो 180 इसका आंसर हो गया। आसान सा सवाल था, कुछ भी खास नहीं था इसमें, है ना। डायरेक्टली आंसर सॉल्व निकाल लिया जा सकता था और हमने निकाल भी लिया डायरेक्टली, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 क्या है देखते हैं भाई। Two charges of 5q and minus 2q are situated at 2 points 3a, 0 and minus 5a, 0 respectively. The electric flux through a sphere of radius 4a having center at the origin. तो स्फीयर बना लेते हैं, दोनों चार्जेस बना लेते हैं, देखेंगे भाई अंदर कौन सा है बाहर कौन सा है, खत्म हो जाएगा सवाल, है ना। तो देखो क्या है, ये भाई हमारा रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इधर हमने बना लिया x, इधर हमने बना लिया y, ठीक है। अब क्या है भाई कि यहाँ पे अपने को स्फीयर लेना है, स्फीयर ले लिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, ये सब ये 4a है ना, स्फीयर ले लिया। अब उसके बाद क्या देखो, इस पे क्या हुआ ना कि एक चार्ज तो भाई 3a पे रखा हुआ है भाई साहब, 3a, 0, दैट मीन्स यहाँ कहीं रखा है, यहाँ रख दिया, यहाँ 3a पे, है ना, ये 3a है, तो यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, कितना रख दिया 5q, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा वाला चार्ज -2q -5a, 0, अरे भाई साहब बाहर निकल गए आप बाहर निकल गए, तो ये 5a है। अब ये जो भाई साहब हैं ये बाहर निकल गए स्फीयर के, तो बाहर वाली चार्ज की वजह से थोड़ी फ्लक्स में काउंट करते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो देखते, हमारी मर्जी होती है तो करते, फ्लक्स में थोड़ी कर लेंगे। तो फ्लक्स में कौन सा चार्ज देखेंगे, फ्लक्स में वो चार्ज देखेंगे जो अंदर है, अंदर कौन सा है 5q, तो इसका मतलब क्या हो गया 5q बाई एप्सिलॉन नॉट। खत्म हो गया। तो देखो सवाल आसानी आते हैं आपको, अगेन फिर से मैं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, बात तो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपके पास जितनी इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है एक्चुअली जितनी एग्जाम के लिए चाहिए, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा कॉमन मैन के लेवल पे आगे सोचना पड़ेगा और उससे आपके आंसर सारे आ जाएंगे। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपकी बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन है और आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख के जाते हो और इस सेशन को देख के जाते हो, थोड़ा सा पीडीएफ डाउनलोड करके एक आध क्वेश्चन देख के जाओ किस तरह के आते हैं, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता आपसे सवाल ना हो, विश्वास कीजिए हो ही जाएंगे आपके सवाल, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका आंसर 5q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आंसर आ जाता है। इसमें बहुत सारा लिख रखा है आपके लिए, है ना, कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आपके लिए रिलेवेंट हो और वो हम ना दें, तो इसके लिए सब कुछ इस पीडीएफ में लिखा हुआ है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए हो तो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें अपने टेलीग्राम चैनल से, है ना, आपका ही चैनल है ना, तो आप ज्वाइन कीजिए। अपने घर पे आने के लिए थोड़ी पूछना होता है, अब मुझे आपको अपने ही घर में बुलाना पड़ रहा है, सोचिए,
तो आइए ज्वाइन कीजिए, है ना, इसको डाउनलोड करके रखो बढ़िया, है ना, ताकि रिविजन टाइम में आपको दिक्कत ना हो। अगला देखो क्या है, 16 क्या है, देखो भाई, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो एक होगा वो आपको बताएगा कि भाई क्या हो रहा है, दूसरा बताएगा कि इस वजह से हो रहा है। अब आप अग्री करते हो तो आप बोलोगे हाँ भाई ये हो रहा है और बी उसी की वजह से हो रहा है। अगर आप अग्री नहीं करते हो तो आप बोलोगे ना 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 ना, ये गलत भी हो सकता है, इसके कारण ये भी नहीं हो सकता है। और ये सब आपको बेसिकली यहाँ डिस्कस करना होता है कि असर्शन सही है या नहीं है, रीजन सही है या नहीं है। पहले तो ये फिगर आउट करना था। दूसरा ये फिगर आउट करना होता है कि भाई जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अगर कर रहा है तो सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक ये गाड़ी पहुंचती है। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। सही बात है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही है कि जो दो पॉइंट है सरफेस पे वो इक्विपोटेंशियल है, मतलब उनका पोटेंशियल सेम है, मतलब एनर्जी कंटेंट के बेसिस पे वो सेम पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। अब खाली बैठोगे, नहीं पढ़ोगे, चाहे टीवी देखते हुए ना पढ़ो, चाहे इंस्टाग्राम चलाते हुए ना पढ़ो, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना ही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट से अगर आप दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो उनमें जो वर्क डन होगा वो जीरो ही होगा। अब अगली बार फिर देखते हैं भाई ऐसा क्यों है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात भी सही है। तो वर्क डन जीरो क्यों होता है, क्योंकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाते हो तो जैसे मान लो एक स्फेरिकल है ना, एक मान लो पॉइंट चार्ज है, आपने एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेंटर से रेडियस की तरफ ऐसे बढ़ती हुई आगे जाएगी, और जो आपका स्फीयर का कर्वेचर है वो जो लाइन जा रही है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा सेंटर है और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये स्फीयर का सरफेस है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप चाहे यहां रहो या यहां मूव कर जाओ, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जो है वो होता है एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। तो यहां पे अगर कॉस थीटा जीरो है, दैट मीन थीटा 90 है, तो हर एक पॉइंट पे क्या है, वर्क डन जीरो होता चले जा रहा है, तो आपका पोटेंशियल नहीं बदलता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला बता रहा है कि पोटेंशियल नहीं बदलता है और दूसरा वाला बता रहा है क्यों नहीं बदलता है। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया। आसान आसान है सवाल, देखो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए, थोड़ा सा दिमाग, खत्म। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं अपनी कथा में। हमारी जो कथा है वो आगे, मतलब कथा नहीं सुनो, है ना, पढ़ाई करो, नोटबुक वोटबुक लेके बैठा करो, मूवी नहीं चल रही है। An electric charge 10 to the power minus 8 microcoulomb is placed at origin 0,0 meter of x, y coordinate system. 2 points P and Q are situated at root 3, root 3 meter and root 6,0 meter respectively. The potential difference between the points P and Q will be. देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कौन से दो पॉइंट्स का, रूट 3, रूट 3 और रूट 6, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर मेरा ओरिजिन है, समझना इस बात को, ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है रूट 3, रूट 3, ठीक है, और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है रूट 6, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है रूट 6, 0। अब एक बात यहाँ पे छोटी सी अगर आपने पकड़ ली तो आपका सवाल तुरंत सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप वो छोटी सी बात ये है कि अगर ये डिस्टेंस मैं पूछूं कितना है, तो ये डिस्टेंस है रूट 6, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो तो कोऑर्डिनेट देख के ही बता दोगे। लेकिन अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं कितनी है ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी रूट 3 है और बेस भी रूट 3 है। परपेंडिकुलर कितना है, रूट 3 है, और बेस भी कितना है, रूट 3 है। तो इसका मतलब अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है आर, तो क्या करना पड़ेगा, आर हो जाएगा मेरा रूट 3 स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, और प्लस रूट 3 स्क्वायर फिर से 3 हो जाएगा, तो रूट 6 आ गया। अरे यहाँ पे चमत्कार हो गया, देखो यही वो छोटी सी बात है, अगर मिस कर जाते तो पूरे सवाल आप फिर घूमते रहते हैं पूरे सवाल में। लेकिन यही छोटी सी चीज अगर आपने पकड़ ली तो सवाल खत्म हो गया। कैसे सवाल खत्म हो गया, देखो भाई, अगर ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है तो जो पहला पॉइंट है वो भी आर डिस्टेंस पे है और जो दूसरा पॉइंट है वो भी आर डिस्टेंस पे। अगर दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो के क्यू बाई आर एट फर्स्ट पॉइंट विल बी सेम एज के क्यू बाई आर एट द सेकंड पॉइंट एंड द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स विल बी जीरो। तो यहां पे बस यही छोटी सी चीज पकड़नी थी कि आपको अगर पोटेंशियल लिखना है किसी पॉइंट पे तो आर का पता होना जरूरी है। अब आर का अगर आपको पता करना है तो उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ता है, और उसी को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ गया। फिर से समझो अगेन, देखो इन्फॉर्मेशन क्या ऐसी कुछ चाहिए जो बहुत एलियन है और हमें नहीं पढ़ाई गई है बोर्ड वगैरह के लेवल पे, या फिर
और भी जगह पे जहाँ भी आप पढ़ते हो, है ना, हमसे पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी सब टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, वो एक्सपेक्टेड भी है ना बच्चा, नहीं तो सारे बच्चे सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। अब आप अगर एक्सपेक्ट करो कि वो पूछ लेंगे भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, आप KQ बाय आर लिख के चले और एकदम बेहतरीन हो जाए आपका काम, तो ऐसा नहीं, वो कुछ तो वो आपको काम देंगे ही। लेकिन आप ये समझो कि जो काम वो आपको दे रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत एलियंस आपको काम दे रहे हैं, आपको वो काम दे रहे हैं जो आप कर सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो उसी टाइप का यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटेंसिव क्वेश्चन ये नहीं था। तो ये हो गया हमारा शून्य। शून्य बहुत ही अच्छा नंबर है, तो किसी भी सवाल में अगर शून्य आता है तो उसको एक बार जरूर देखें। अब देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2x I कैप न्यूटन पर कूलम exists in space, a cube of size 2 meter is placed in the space as given in the figure, the electric flux through the cube is। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या सीन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो तरीके आपने सीखे हैं। पहला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तरीका आपने ये सीखा है कि भाई चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो तरीका यहाँ काम आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे चार्जर जैसा कुछ दे नहीं रखा है। तो अब हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे कि भाई दूसरा कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, तो एकदम क्लिक करेगा। दूसरा हो सकता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। तो आप क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस अगर फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, वैसे क्लोज इंटीग्रल लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपको फ्लक्स ही निकालना है, बेसिकली कैलकुलेशन करना है। बट अगर करते भी हो तो देखो एक बात समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप डायरेक्शन में, इसका मतलब इस सरफेस से फ्लक्स तो पास होगा नहीं, पीछे वाले से भी पास होगा नहीं, इस वाले से भी पास होगा नहीं, फ्रंट वाले से भी पास होगा नहीं, जो केवल परपेंडिकुलर एरियाज हैं, और यू कैन से द सर्फेसेस फॉर विच द एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल उन्हीं की वजह से फ्लक्स पास होगा। तो अब भाई ऐसे कौन से सर्फेस है, ऐसा एक ये सर्फेस है, इसका एरिया कितना है 4 है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, 2 मीटर पे है 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर पे कितनी होगी, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, 4 हो गई, ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अगर मैं फ्लक्स पूछूं जो एंटर कर रहा है वो कितना है, तो वो फ्लक्स आप लिखोगे भाई फर्स्ट सरफेस से, वो हो गया 4 इंटू 4, तो ये हो गया 60, ठीक है, नहीं हाँ सही है, ठीक है। तो एरिया आपका कितना हो गया 4 इंटू 4। अच्छा दूसरी चीज क्या है, दूसरा ये है कि भाई हमारा जो दूसरा सरफेस है, दूसरा वाला सरफेस जो है, दूसरा वाले सरफेस में क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब समझना इस बात को, वो 4 मीटर पे है, तो x क्या है 4 हो गया, अब तो 2 इंटू 4 8 हो गया, और एरिया 4 है, तो ये कितना हो गया 32। अब मैं पूछूं कि चेंज इन फ्लक्स कितना है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स ही अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड है। यहां पे क्या है, चेंज इन फ्लक्स ही हमारा चार्ज एनक्लोज्ड है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, चेंज इन फ्लक्स हमारा 16 हो गया, है ना, और दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या फ्लक्स ही पूछा था हमसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, हाँ तो खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालना था अपने को, मुझे लगा शायद चार्ज वार्ज निकालना होगा, ठीक है। तो 16 आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना। आसान आसान से सवाल आ रहे हैं यार, है ना, बोर हो जाओगे कभी कभी, तो तुम्हें भी लगता होगा कि सर बोरिंग ही हो रहा है, सारे सवाल तो मुझे आते हैं पहले से। बट बेटा कभी कभी क्या होता है ना, बोरिंग चीज़ें भी रिपीटेडली पढ़नी रहनी चाहिए ताकि आपसे सिली मिस्टेक ना हो। मुझे पता है कि ये सारे सवाल आप कर ही लोगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे कि इसमें से कोई भी सवाल अगर पेपर में आता है तो आप छोड़ोगे नहीं, मतलब इस तरह का कोई भी सवाल पेपर में आता है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, ये मेरा विश्वास है आपके साथ। तो ये आ गया भाई हमारा सवाल, इसमें आप जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 16 आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। अगला देखते क्या है, at the center of a half ring of radius r 10 centimeter and the linear charge density is 4 nanocoulomb and meter inverse, the potential is this much and we want to find out the value of x। देखो तो यहाँ पे निकालना क्या है हमने, सबसे पहले बात तो ये है कि पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है, देखो सबसे पहले तो अगर मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, पॉइंट चार्ज q, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल लिखते हैं वो लिखते हैं कि q बाई आर, अगर ये r डिस्टेंस है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि ये रिंग है, अब इस रिंग में क्या है कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा dq रखा हुआ है, इसकी वजह से अगर r में पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो सेम लॉजिक लगाऊंगा, मैं लिखूंगा k dq डिवाइडेड बाई r। अब अगर मुझे टोटल के लिए निकालना है तो इस वाले dq के लिए भी लिखना पड़ेगा, इस वाले dq के लिए भी लिखना पड़ेगा, इस वाले dq के लिए भी लिखना पड़ेगा, इस वाले dq की वजह से भी लिखना पड़ेगा, तो सारों को ऐड करना पड़ेगा। अगर अब सारों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाई r। अब सारे dq को ऐड करना, k थोड़ी बदल जाएगा उस प्रोसेस में, और ना ही r बदल जाएगा, रेडियस ऑफ द रिंग तो सेम ही रहेगा। तो अगर इंटीग्रेट करते हैं dq को तो ये हमें क्या मिल जाता है, q मिल जाता है, तो kq बाई r आ गया, खत्म हो गया सवाल। अब देखो क्या है, kq बाई r अगर यहाँ पे हमने लिख दिया है तो अब बस क्या करना है, इसमें
क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि देखो क्या दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो दे रखा है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू 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 पाई आर। पाई आर क्यों लिखा भाई, क्योंकि हाफ रिंग ही तो है, तो इतना ही चार्ज इस पे हो जाएगा, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे, और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे सिखाना आपको ये नहीं था कि मतलब पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, है ना, बस मुझे ये सिखाना था आपको कि इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये कि अगर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल क्वार्टर रिंग होती है, हाफ रिंग होती है, फुल रिंग होती है, इन सारे केसेस में क्या है कि पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, तो उस केस में चाहे पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, या हाफ रिंग का पोटेंशियल लिखो, या फुल रिंग का पोटेंशियल लिखो, इन सब में रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। इवन अगर आप स्फीयर भी लेते हो और उसके स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो उस केस में भी यही पोटेंशियल आता है। अब एक और सवाल यहां पे मैं बताता हूं, उसको भी ढंग से समझना, कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता लेकिन रिंग के ऊपर होता, तो भी चार्ज यही आता, कैपिटल क्यू। ऑल्दो कैपिटल क्यू को कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है लैम्डा की वैल्यू थीटा के प्रोपोर्शनल दी जाती, तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती थी, बट टोटल चार्ज के रिलेशन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि अगर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टोटल चार्ज लिखना है, उसके हिसाब से सॉल्व कर, ठीक है। तो इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेशन एक बार दिखा देता हूँ, आप देखना चाहते हो तो ये चीज़ देख लो, ये के की वैल्यू आ गई है ना, उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया अपना लैम्डा की वैल्यू इंटू पाई आर डिवाइडेड बाई आर, तो ये आपका आंसर आ गया। आसान सवाल था, है ना, कुछ भी इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं था सवाल में, बस आपको छोटी छोटी चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए थी, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सोचो, वी आर लाइक वी हैव समवेयर अराउंड 32 33 के आसपास क्वेश्चंस हैं, हम 19 तक पहुंच चुके हैं, तो बस थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। सोचो यार, 1-2 घंटे के ड्यूरेशन में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म कर ले रहे हो, तो फिर तो जीवन एकदम सफल ही है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग पूरा ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन अगर आप पूरे सारे सेट्स उठा के देखोगे ना 2024 के पेपर के, तो आपको मिलेगा कि सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन वो कवर कर लेते हैं। तो अगर आप एक सेट भी पूरा एंड टू एंड कर लेते हो, मतलब एक सेट, मेरा सेंस ये है कि एक ईयर का पूरा कर लेते हो, तो आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाते हैं, और वो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो इसके बाद आपको बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड में ऑल्दो आप एक बार इस पीडीएफ को देख के जाएंगे तो वो बेटर रहेगा। आपको री रीडिंग है ना, जो एक प्रोसेस है कि आपको बार बार देखना चाहिए। री रीडिंग मतलब वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, एक्टिव रिकॉल एंड ऑल यू शुड प्रैक्टिस, बट हाँ, बार बार इसको किसी भी तरह से, है ना, रिकॉल करने से आपको बेटर मेमोराइजेशन के चांसेस होते हैं, और क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ किस तरह से सॉल्यूशन होना चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 20। अब सवाल नंबर 20 क्या है, देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग द वाई एक्सिस इज 0। क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड कितनी है, 0। एक्स के अराउंड नहीं पूछ रहे हैं, किसके अराउंड पूछ रहे हैं, वाई के अराउंड। वाई के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो वाई के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब, और ये माइनस क्यू जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स। तो अब अगर इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे मान लो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ले सकते हैं, तो इधर लिख सकते हैं बेसिकली E2 cos थीटा, और इसी तरह अगर इसको E1 बोल देते हैं और इस एंगल को फाई बोल देते हैं, तो इधर बोल सकते हैं E1 cos फाई। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होनी है, तो इसका मतलब क्या है कि E2 cos थीटा जो है वो E1 cos फाई के बराबर होना है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। अब बस खत्म है सवाल। अब सवाल में कुछ थोड़ी बचा, देखो E2 की वैल्यू लिखनी है तो K लिखेंगे, उसका चार्ज लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बाई। अब यहां पे समझना, R की जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √2² प्लस 4², ठीक है। तो यहां पे लिख दो ऐसे ही, √2² प्लस 4² टू द होल स्क्वायर। ये क्या होगा, KQ² बाई KQ बाई R²। एंड देन cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 4 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज √2² प्लस 4², ठीक है। अब ये बराबर किसके होनी चाहिए, ये बराबर किसके होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए KQ1, सॉरी KQ क्या दे रखा है अपने को, KQ3 बोल रखा है ना, हाँ 3 नाम दे रखा है, चलो KQ3 डिवाइडेड बाई, अब R इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √3² प्लस 4², तो ये तो 5 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली लिख लो। एंड इनटू दिस विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगेन, तो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, Q1 बाई Q2 का वैल्यू आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आसान सा सवाल था, है ना।
और इस सवाल को करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके पास नहीं है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आप इसमें बिल्कुल भी स्ट्रगल भी करोगे अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आपको बस एंगल वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना है, और कौन सी डिस्टेंसेस लेनी है सॉल्व करते समय उनका ध्यान रखना है, एंगल प्रॉपरली लेना है। अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाई देता हूँ। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखोगे बच्चा, तो इस तरह की कैलकुलेशन दिखेगी आपको। तो Q2 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये 4 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है, उसके बाद Q2 डिवाइडेड बाई उसका सॉल्व कर लिया, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n आपका 5 आ जाएगा। आसान सवाल आ रहे हैं। आप ट्रेजेक्ट्री से ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि सवाल जो है वो आसानी आ रहे हैं। आपको बस कोशिश नहीं करनी है कि आपके पास बेसिक्स जो हैं वो हिले हुए ना हो। आप इस सेशन को देख के जाएं और इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज करके जाएं। आपके जो बेसिक फॉर्मुलेज हैं उनको एक बार रिवाइज करके जाएं। आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको थोड़ा देख के जाएं। कोई नई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं देखते हो कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत एलियन सा कॉन्सेप्ट है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक ही फॉर्मूले पे ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से सवाल आ रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात पे मानो, है ना, या मेरी बात पे विश्वास करो या मेरे हिसाब से चलो। आप जो देख रहे हो कम से कम उसके हिसाब से तो चलो। अपना तो कम से कम विवेक का इस्तेमाल करो कि हाँ यार इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइप के सवाल करना और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इधर उधर यूजफुल नहीं होगा आपके लिए। तो अपनी अगर आप बेनिफिट चाहते हो, है ना, तो अपनी कॉन्शियस पे बिलीव रखो और जो चीज़ आ रही है वो पढ़ने की कोशिश करो, रादर देन जो कोई बता रहा है वो पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 21। क्या है सवाल नंबर 21 भाई, देखते हैं। An electric field E is equal to 2i cap plus 6j cap plus 8a cap passes through the surface 4 meter square area having unit vector n is equal to 2i cap plus j cap plus k cap divided by root 6. The net electric flux, basically electric flux passing through the surfaces. अब देखो क्या है कि एरिया का वैल्यू आपको गिवन है और उसका डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो कि एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो एरिया वेक्टर आप इसको बेसिकली लिख सकते हो, एरिया वेक्टर आप लिख सकते हो 4n कैप। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, तो इसमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का देखो बहुत ही बेसिक सा तरीका होता है, आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, ई डॉट ए, सिंपल। अब ई डॉट ए जब आप लोगे तो 4 को अभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले भी बाद में, आपकी मर्जी है, बट लेट्स से हम बाद में करेंगे। तो क्या होगा, देखो 2i कैप यहाँ पे है और 2i कैप यहाँ पे भी है, तो 2i कैप तो i कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, प्लस जे कैप वाले करोगे तो 6 इंटू 1 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 8 इंटू 1 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई रूट 6 इंटू रूट 6 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 6 + 8 3 आ जाएगा बेसिकली ये, एंड देन इंटू मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया 4। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। अब इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, आप एरिया वेक्टर पूरा लिख लो, है ना, एरिया वेक्टर आप पूरा लिख सकते हो, जैसे 4i कैप प्लस 4j कैप, नहीं सॉरी 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे आप एरिया वेक्टर लिख लो डिवाइडेड बाई रूट 6, और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो कैसे भी आप करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली आपको डॉट प्रोडक्ट लेना था, क्योंकि दो डायरेक्शन आपको गिवन है, एरिया वेक्टर की कुछ डायरेक्शन गिवन है और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन गिवन है। तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से आप उसे सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अगेन नहीं है ना। बस यहाँ पे एरिया का मैग्नीट्यूड जो है वो लास्ट में बच्चे अक्सर भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना, वो मत भूलना मल्टीप्लाई करना। अगर आप वो नहीं भूलोगे तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारे पास, अगला सवाल क्या देखते हैं भाई, क्या है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2i कैप, अच्छा नहीं सॉरी, ये फिर से वही आ गया। तो ये बेटा, हाँ अगेन यहाँ पे देखो सोल्यूशन में आपको सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में, जो भी आपको मतलब चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ बातें भूल जाता हूँ, है ना, वो बातें आपको नहीं याद रहे, तो उसके बाद जब आप पीडीएफ से देखोगे और उसमें सब कुछ रिटर्न है पहले से, तो आप क्या है कि थोड़ा सा रिवाइज करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, तो आपको बार बार लेक्चर नहीं देखना पड़ता है बेसिकली, उसके लिए आपने एक बार लेक्चर देखा, उसके बाद आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली, तो आप पीडीएफ से ही देख के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बार बार आप लेक्चर देखो। ठीक है, एक बार आपने देख लिया है, उसके बाद अपना पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो, परफेक्ट रिविजन होता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा भाई, अगला देखते हैं क्या सवाल। तो सवाल जो है हमारे पास वो है ये, 3 infinitely long thin, है ना, चार्ज थिन शीट्स आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज। अब P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा रिक्वायर्ड था। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निकालनी है तो एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। अब जो भी ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है हमें किसी शीट के लिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर हमारे पास
पॉजिटिव चार्ज शीट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिपल्सिव इन नेचर होगी, और नेगेटिव है अगर तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। अब बच्चे पूछेंगे सर ये कहां से आ गया? बेटा ये गॉस लॉ से आता है। आप इनफाइनाइट शीट लेते हो, उसमें एक सिलेंडर अटैच करते हो, फिर सिलेंडर में दोनों तरफ फील्ड लेते हो, फिर 2 × E × A इज इक्वल टू Q enclosed by एप्सिलॉन, वहां से आता है बच्चा ये, ठीक है। अब पॉइंट P पे जो इन्फ्लुएंस होगा, देखो सिग्मा वाला कहेगा मेरी तरफ चलो, 2 सिग्मा वाला भी नेगेटिव है, वो भी कहेगा मेरी तरफ चलो, जो पॉजिटिव वाला है वो कहेगा मेरी तरफ मत आओ, दूसरी तरफ चलो, तो वो भी कहेगा सपोर्ट कर दिया इन दोनों नेगेटिव वालों को। तो यहां पे टोटल कितना हो गया देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय, देखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 तो कैंसिल ही हो गया भाई साहब अपना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन बन जाएगा, प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। आसान सवाल था, है ना, फिर से कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं थी एज सच, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं शीट के लिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो कभी कभी हो सकता है दिक्कत आ जाए, बट जनरली वो दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये थोड़ी भूल जाता है बच्चा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगाना है, बस आपको इतना ध्यान देना, डायरेक्शन वगैरह में मैसअप ना कर जाना यार, है ना। अगर अट्रैक्टिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा टुवर्ड्स द प्लेट, और पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, और बाय रूल्स जाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम इंट्यूशन पे चले जाते हैं, हमें लगता है कि रिजल्ट ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, और वो लगने के चक्कर में हम कुछ मार्क करके चले आते हैं, फिर जीरो। यहाँ पे तो जीरो का भी सीन नहीं है, -1 मिलेगा सीधा, है ना। तो जो लगता है उस हिसाब से नहीं करना है, जिस चीज का रेशनल लॉजिक बता सकते हो, जिसका बता सकते हो कि इस कारण से ये चीज हुई है, वो चीज करनी है, लगने से नहीं करनी है। देखो 2 चीजें नहीं करनी है पेपर में, एक चीज ये है कि मुझे लगता है कि कुछ सही है इसलिए मैंने कर दिया, और दूसरी चीज ये है कि ये वाला ऐसा कॉन्सेप्ट था कि मेरे जैसा कोई जीनियस ही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा सकता है और कोई तो सोच ही नहीं सकता है। तो अगर जनरली तुमने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाया है तो गलती हो, तो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगा के एकदम प्रेसिडेंट लेवल का सॉल्व नहीं करना है, पहली चीज, और दूसरी चीज लगने पे सॉल्व नहीं करना है। आपके पास रेशनल लॉजिक होना चाहिए कि आपने क्यों रिजल्ट वो लिखा है और उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है फाइनली वो 2 आ गया है, और उसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला सवाल ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E। तो यहाँ पे भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट R ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी E by X। मतलब क्या है भाई, यहाँ पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको याद करो इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो एक्सियल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अगर होती है 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, तो इक्वेटोरियल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है kp बाय r क्यूब। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो r जो है वो x से बहुत बड़ा है, बेसिकली डाइपोल के सेपरेशन से बहुत बड़ा है। तो सर ऐसे कैसे आपने मान लिया, मत मानो, फिर सॉल्व ही नहीं होगा। तो कभी कभी तुम्हें उस नजरिए से देखने की जरूरत है जिस नजरिए से आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर देख रहा है। जैसे आपका जेई जो पेपर बना रहे हैं वो किस नजरिए से देख रहे हैं उससे देखने की जरूरत है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एक सिलेंडर रखा हुआ है, अब उस सिलेंडर को फ्रंट से देखोगे तो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो सर्कल जैसा दिखेगा। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया उसको रेक्टेंगल देख के, तुम उसको देख रहे हो सर्कल की तरफ से, तो आंसर थोड़ी आ पाएगा। जैसे एग्जामिनर देख रहा है वैसे देखना है, यहाँ गलत सही नहीं होता है। आप भी सही बता रहे हो सर्कल है भाई, और एग्जामिनर भी सही बता रहा है रेक्टेंगल है, लेकिन अगर तुम सर्कल से देखोगे वो रेक्टेंगल से देखेगा तो गलत है, वो सर्कल से देखेगा तुम रेक्टेंगल से देखोगे तो भी गलत है। तो दोनों लोग देखो एक ही डायरेक्शन में, तो तुम्हें ये समझना है कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, भावनाओं को समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे है देखो, तो 2kp डिवाइडेड बाय x क्यूब एंड दिस r क्यूब, अगर r सेम होता, लेकिन r सेम नहीं है, r सेम नहीं है, तो r क्या है यहाँ पे 2r है। तो अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट का यहाँ पे लिखूं, इक्वेटोरियल पॉइंट का यहाँ पे लिखूं तो kp डिवाइडेड बाई 8r क्यूब आ जाएगा। क्यों 2r है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो अब क्या है कि 2kp बाई आर क्यूब, 2kp बाई आर क्यूब ई है। 2kp बाई आर क्यूब क्या है, तो kp बाई आर क्यूब क्या होगा, kp बाई आर क्यूब क्या होगा e बाई 2। kp बाई आर क्यूब क्या होगा, kp बाई आर क्यूब होगा e बाई। तो अब इससे सवाल का जवाब आ जाता है, खत्म हो गया 16, ठीक है। आपको देखना है कैलकुलेशन तो यहाँ से एक बार देख सकते हो, बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है बच्चा, ऐसा नहीं है कि बहुत एलियन, मेरा एलियन शब्द बहुत निकलता है, मुझे लगता है मैं ही एलियन हूँ क्या, है ना। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, फिर से है ना। आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए था दोनों का, अगर नहीं याद है तो बेटा क्या बताऊँ, याद करूँ, है ना।
अदरवाइज वहां पे फिर निकालने लगोगे कि तुम हम सर निकालते हैं, हम डेरिवेशन पे बिलीव करते हैं, हम रट्टाफिकेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर लगाना 1 घंटा वहीं डिराइव करते करते अपने बिलीव के चक्कर में, है ना। तो डेरिवेशन आपको आना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपको डेरिवेशन नहीं आना चाहिए, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई डेरिवेशन के साथ साथ रिजल्ट क्या होता है ना। अगर आपको डेरिवेशन सारे आते हैं और आपका मेमोरी एकदम गोल्ड फिश की तरह है, तो डेरिवेशन आप सारे कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना टाइम कहाँ होता है, तो फिर आधा ही पेपर कर पाओगे। तो आपकी कैपेसिटी अगर 260 नंबर लाने की है तो आप 180 में रह जाओगे फिर। तो ऐसे काम मत करना ना, ऐसे काम मत करना। रिजल्ट थोड़े से याद होने चाहिए, उसका अपना एडवांटेज होता है, और वो चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आपका स्पीड जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। वरना आप कर तो लोगे लेकिन फिर आपको 10 घंटे चाहिए पेपर करने के लिए, है ना। चलो भाई, अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, तो ये मत कह देना कि सर कह रहे हैं कि डेरिवेशन नहीं सीखना चाहिए। अरे वो सीखना चाहिए, एडवांस में तो बहुत ही मदद करेगा डेरिवेशन तुम्हारी, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके साथ साथ रिजल्ट्स याद होने चाहिए, उससे स्पीड बन जाती है थोड़ा। An infinite plane sheet of having charge having uniform surface charge density sigma coulomb per meter square is placed in xy plane. Another infinitely charged long line having uniform linear density lambda naught centimeter placed z is equal to 4 meter plane, the parallel to the y axis. If the magnitude values is sigma is equal to 2 times lambda, then at point 0, 0, 2 the ratio of magnitude of electric field values of the sheet charge to that of the line charges. अब देखो इस सवाल को समझते हैं। पहले सवाल ये है कि आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। अब वो जो शीट है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे ले लेते हो एक्स, ठीक है, और इधर आप ले लेते हो वाई, तो एक्स वाई अगर इस तरह से लोगे तो जी जो है आपका वो नीचे आ जाएगा। अब आप कह दोगे नहीं सर हम यहाँ एक्स लेंगे यहाँ वाई लेंगे। अरे भाई साहब जो मर्जी करे ले लो, तो फिर जी ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि यहाँ पे अगर हमने इनफाइनाइट शीट ले ली, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट शीट ले ली, तो इस इनफाइनाइट शीट से, है ना, इस इनफाइनाइट शीट से 4 मीटर अप, क्योंकि जी एक्सिस की तरफ है ना, तो यहाँ पे एक लाइन वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है जो मिडवे है दोनों के, क्योंकि 0,0,2 है और 0,0,4 पे आपका लाइन वायर है। तो मिडवे आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या हो। तो आपको पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो मिडवे मतलब 2 मीटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और आर यहां पे क्या है 2, क्यों, क्योंकि 0 से 4 तक था, 2 तो बीच में आ जाएगा। अच्छा भाई, अब हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो तो हमें पता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। पता ही नहीं, मतलब ही नहीं रहता है कि कहां पे निकालना चाह रहे हो आप। एकदम बगल में निकालो, थोड़ी दूर जाके निकालो, थोड़ी दूर जाके निकालो। अरे इनफाइनाइट शीट है, अनंत, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब बस इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। सिग्मा और इसकी रेशियो आपको गिवन है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको सॉल्व कर लोगे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम के बाद हमारी स्पेस तो बची नहीं, तो जो हमारा लिखा है इसी को देख लेते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है अपने को, है ना। तो देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, वायर का। अब सर ये तो डिफरेंट लिखा हुआ है, ऐसा तो आपने नहीं बताया। तो नहीं बच्चा, यही बताया। देखो 2 है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, तो यही आ जाएगा। ऐसे शक नहीं करते हैं, है ना, बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। तो ये देखो लैम्डा है डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी भी गिवन है, आपको शीट की भी, दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा N16 आ गया। तो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, आपको बेसिक याद होना चाहिए। इसमें से क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आया है जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, या फिर हमें बोर्ड के लिए नहीं तैयार करना होता है। तो अगर आप बोर्ड के लिए भी तैयार हो तो भी आप इस पेपर के लिए तैयार हो। आपको बस इतना तैयार होना है कि भाई हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है क्या मेरे को, स्ट्रेट वायर का, इनफाइनाइट वायर का, हाँ पता है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या, मुझे इनफाइनाइट शीट का, हाँ भाई पता है। तो बस क्या करना है, दोनों का रेशियो ही तो निकालना है। बाकी सब तो क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है कि लैम्डा और सिग्मा में क्या रिलेशन है, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन आपको खुद ही बता दे रहा है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 क्या है भाई, सवाल नंबर 25 ये कह रहा है कि सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मली। तो वॉल है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रिमेन स्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब क्या है कि भाई ये हमारी हो गई वॉल, यहां से एक थ्रेड अटैच्ड है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यहां से वो 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। और क्या गिवन है भाई, कुछ और गिवन है क्या अपने पास, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ एक्ट कर रही है नॉर्मली,
अब उसके बाद क्या गिवन है अपने को, हाँ द चार्ज ऑन द पार्टिकल निकाला है। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल हो गया यार ये तो। देखो अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब क्या है, इसमें फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड। अब इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है ये भी समझ लेते हैं। तो एक फोर्स तो लग रही है टेंशन, दूसरी फोर्स लग रही है हमारे पास क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है। और तीसरी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ एम जी, ठीक है वहां से। मैं तो अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट वगैरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बट वो तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, आप कंपोनेंट वगैरह से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन दोनों का रिजल्ट निकाल के टी से बैलेंस कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं यूज करूंगा लामीज थ्योरम, क्योंकि भाई तीन फोर्सेस लग रही हैं, पार्टिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो क्यों ना लामीज थ्योरम यूज करूंगा मैं। तो अगर लामीज थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू ही लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू इट, मतलब ये वाला एंगल मेरे को लिखना है। तो अगर ये वाला एंगल लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये 20 है, ये 10 है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है वो हाफ है, तो इसका मतलब साइन 30 है। और उसी तरह अगर कॉस साइन 30 है तो कॉस 60 लिख सकते हो। अच्छा ये अगर 60 है तो ये एंगल 90 हो गया, तो इसका मतलब 90 प्लस 60 साइन 150, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई ऑपोजिट एंगल टू दैट। तो अब अगर उसके ऑपोजिट एंगल लोगे तो क्या है, ये वाला एंगल निकालने की बेसिकली कोशिश कर रहे हो। तो ये लाइन है, ये एंगल 60 है और ये एंगल निकालना है, तो 180 में से 60 माइनस कर दो तो 120 आ जाएगा, तो ये हो गया साइन 120। अब यहाँ पे साइन 150 का वैल्यू आपको पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको शायद ये वैल्यू पता हो। अच्छा उसके बाद एम जी का वैल्यू आपको गिवन है सवाल में, और उसके बाद आपको साइन 120 का भी वैल्यू पता होता है। अभी ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप सॉल्व करेंगे, है ना, इसमें मैं नहीं चाहता कि आप गलती करें, ठीक। और जैसे ही आप इन दोनों के वैल्यू निकालेंगे, क्यू इज द ओनली वेरिएबल यू नीड, और उसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या था, सबसे पहले तो ये देखना था कि सिचुएशन क्या है। अगर आप पिक्चर ड्रॉ करने में गलत निकल गए, अगर आप पिक्चर ड्रॉ करने में गलत निकल गए तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपका जो पिक्चर है वो अप्रोप्रिएट बनना चाहिए। एक बार आपका पिक्चर जो है वो अप्रोप्रिएट बन गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका पिक्चर बनने के बाद, वो ये है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखी। अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखने के बाद सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको लामीज थ्योरम से बताया, हो सकता है कोई यहाँ पे कंपोनेंट लेके सॉल्व करे, तो चाहे आप लामीज थ्योरम से करो चाहे कंपोनेंट लेके सॉल्व करो, आपके आंसर आ जाएंगे। बट लामीज थ्योरम जो है वो आपको छोटा पड़ेगा एज कम्पेयर टू कंपोनेंट्स, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड नहीं है तो आप कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बस, ठीक है। अच्छा भाई अगला देखो, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन अगर करना है तो आप कर सकते हो, बेसिकली क्यू ई डिवाइडेड बाई, तो कर ही देता हूँ मैं, क्यू ई डिवाइडेड बाई साइन 150 की वैल्यू लिखोगे तो साइन 90 प्लस 60, तो कॉस 60 हो जाएगा, वो वैल्यू हाफ ही आ जाएगी आपके पास, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई, है ना, और 120 है तो √3/2 आ जाएगी, ठीक है, cos 30। अब बस सॉरी नहीं क्या लिखना था मुझे, दोनों जगह क्यू लिख दिया मैंने, ये एम जी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है आपके पास 2 × 10⁻³ g की वैल्यू आप 10 ले लो, ठीक है। q आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 2 × 10⁴, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने कंपोनेंट वाले मेथड्स किया, बट आपका आंसर सेम ही आएगा, उससे आप फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप कैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर सही आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये मतलब हाँ, आपको ये देखना इसलिए भी चाहिए कि आपको एक अल्टरनेटिव अप्रोच मिल जाती है कि भाई अगर मैं लामीज थ्योरम से कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो अगर मुझे कंपोनेंट सही करना है, मैं एडमेंट हूँ कि नहीं सर कुछ भी बताते रहे हम कंपोनेंट मेथड से ही करेंगे, तो फिर उन लोगों के लिए ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये PDF बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाउनलोड कर लेना, है ना। इसमें आलस मत दिखाना कि सो जाएंगे जाके फिर देखने के बाद लेक्चर, या सोते सोते देखते हो लेक्चर। तो लेट के अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम सो रहे हो। एक कुछ था मतलब ऐड वगैरह आया था कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप सो रहे हैं। अगर किसी को याद हो तो बताना यार कमेंट में ज़रा, मैं भूल गया हूँ, कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो, ऐसे टाइप का कुछ ऐड आया था बीच में, ठीक है। तो चलो ये जो है आपका कंपोनेंट मेथड से, और अगर आप कंपोनेंट मेथड से नहीं करना चाहते हो तो आप लामीज थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा भाई अगला क्या है, देखो, two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle theta with each other and suspended in water and angle remains same. तो इसका मतलब क्या है कि भाई दो स्ट्रिंग है, दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे तो स्ट्रिंग से कुछ एंगल बनाते हैं। अब पानी के अंदर भी जब इस सेटअप को ले जाते हो तो भी एंगल नहीं बदलता है, ये जादू हो रहा है यहाँ पे कि तो भी एंगल नहीं बदलता है। If density of the material of the sphere is this, then dielectric constant of water will be। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर है उसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो केजी है उसको, जो ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट पहले समझ लेते हैं कि जो आपका प्रोसेस है वो कैसे जाएगा, है ना। हो सकता है ग्राम में भी आप सॉल्व कर सकते हो वैसे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, बट अब समझते हैं सबसे पहले कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा।
तो सिचुएशन ये कह रही है कि जैसे मान लो हमारे पास कि यहाँ पे पिवट पॉइंट है और यहाँ से दो ऐसे पेंडुलम्स है, ठीक है। अब इन पेंडुलम्स में क्या है कि ये एंगल मान लो अगर थीटा है तो इधर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, वो क्या लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा, इधर की तरफ टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यही सेम फोर्सेज आप दूसरे वाले पे भी लगा सकते थे। अब अगर टी और इन सब के बीच का रिलेशन निकालना है तब समझो कि ये एंगल तो है थीटा, समझना इस बात को, यहां बना देता हूं अलग से। तो ये हो गया एम जी, ये हो गया आपका एफ ई, के क्यू स्क्वायर बाद में लिख लेंगे, और ये हो गया आपका टी। तो ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि mg के ऑपोजिट जो एंगल है वो साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा है। एंड fe के ऑपोजिट जो एंगल है वो क्या है 180 माइनस थीटा है। देखो ये 180 माइनस थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा। क्या लगाया यहां पे मैंने लगाया लामीज थ्योरम। क्या लगाया यहां पे मैंने लगाया लामीज थ्योरम। तो यहां पे क्या है साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहां पे लिख सकते हो mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ठीक है। तो टैन थीटा की जो वैल्यू आ गई, टैन थीटा की वैल्यू आ गई एफ ई बाई एम जी। अब एक बात को आप समझो कि टैन थीटा की जो वैल्यू है वो एफ ई बाई एम जी है, इसका मतलब जो एयर में वैल्यू है टैन थीटा की वही वैल्यू वाटर में डिप करने के बाद है। तो टैन थीटा की वैल्यू इज समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग। tan थीटा की वैल्यू कैन नॉट चेंज ओनली अंडर वन कंडीशन, इफ Fe और mg का जो रेशियो है वो सेम रहे। तो वो भी समझते हैं कि भाई पानी में डालने के बाद क्या होगा। ये तो खैर आंसर लिखा हुआ तो आप वैसे भी देखोगे बाद में, तो देखते हैं जरा क्या होगा। तो Fe जो है बेटा tan थीटा से चेंज नहीं हो रहा है पानी में डालने के बाद। अब पानी में डालने के बाद पानी का कुछ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, कुछ तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो उसको एप्सिलॉन आर बोल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स आपकी एयर में होती है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है कि भाई क्या वैल्यू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उसके अंदर। अब कहोगे सर हम एप्सिलॉन आर नहीं लिखेंगे, हम स्मॉल के लिखेंगे। चलो भाई तुम स्मॉल के लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम इसको स्मॉल के लिख लो, ठीक। अच्छा, डिवाइडेड बाई mg। अब देखो mg क्या होता है, बॉइंट फोर्स की वजह से बदल जाती है। mg जो है वो क्या हो जाती है, बॉइंट फोर्स की वजह से बदल जाती है। कैसे बदल जाती है समझो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकालना है mg इफेक्टिव पानी के अंदर, तो वो होता है mg जो उस पे फोर्स लग रहा हो ग्रेविटी की वजह से माइनस बॉइंट फोर्स। तो अब जो बॉइंट फोर्स है बच्चा, बॉइंट फोर्स क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये होती है बॉइंट फोर्स। अब अगर ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है लिक्विड में, तो वॉल्यूम चाहे ऑब्जेक्ट का लिखो या फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन लिक्विड लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस इसको लिख सकते हैं एम डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू रो एल इंटू जी। अब यहां से अगर इसको आगे ले जाओगे तो ये जो एम जी इफेक्टिव है ना पानी के अंदर बच्चा, एम जी कॉमन आ जाएगा और यहां पे बच जाएगा 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बाई रो ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एम एम यहां से कैंसिल हो जाता है और यहां पे एम जी इफेक्टिव डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट अब यहां पे एम जी इफेक्टिव आ जाएगा, एम जी नहीं रहेगा। बस इतना अगर कर लिया, देखो सवाल अच्छा ही है ना, ये सवाल अच्छा और ये लगभग हर टेक्स्ट बुक में आपको मिल भी जाता है। तो इस सवाल में क्या है कि आपके पास एयर में एक सिचुएशन है, फिर उसके बाद वाटर में एक सिचुएशन है। वाटर में सिचुएशन में क्या बदलाव है, वाटर में पहला बदलाव तो ये है कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाती है फोर्स की वैल्यू वो, और दूसरा बदलाव क्या है कि जो जी है वो जी इफेक्टिव बन जाता है और उसकी वैल्यू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस रो एल बाई रो ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाती है। और इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, सारी वैल्यूज आपको गिवन है ना, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी गिवन है, जी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो इतना ही था हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, tan थीटा बाई, मैंने थीटा थीटा लिया है, यहाँ पे थीटा बाई 2 लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो ये एफ ई बाई एम जी हो गया, फिर एफ डैश लिखा तो ये एम जी डैश हो गया। यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू लेनी है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एप्सिलॉन 3 आ जाएगा। तो अगेन सवाल बहुत ही ज़्यादा एलियन नहीं है ना, बहुत ही डुएबल सवाल है और आप इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। और ये हर टेक्स्ट बुक में मिलता है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऐसी टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी जिसमें ये सवाल ना हो, मेरे ख्याल से तो सभी में होता है। जो भी 12th ग्रेड की टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो उसमें सब में ये सवाल होता है ना। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है एज कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चन दैट वी डिड टुडे, बट इतना भी कुछ नहीं है कि नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर है उसका लेवल आप देखोगे कि जो पहले 2020 वगैरह में था उससे थोड़ा आसानी हुआ है, मुझे तो नहीं लगता उससे टफ हुआ है पेपर।
तो आसान पेपर ही आ रहा है, आप बेसिक बेसिक चीजें याद रखो, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगला देखो क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2L एंड बिटवीन plus 2q and minus 2q is 4L. The electrostatic potential at point P at a distance r from the center is this much, where the value of alpha is. अच्छा भाई, the distance between charge q plus q and minus q is 2L and 4q and minus q is 4L. अच्छा, P पॉइंट कहां पे है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेंटर ओ, ओके चलो देखते हैं। यहां पे मान लो हमारे पास प्लस क्यू है और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास भाई प्लस 2q है और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस 2q है। ये है हमारे पास चार्जेस और इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, और जो नीचे वाले हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, इनके बीच का डिस्टेंस 4L गिवन है। अब क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O। तो यहाँ जो O है, O यहाँ से डिस्टेंस r पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल लिख देना है। यहाँ से डिस्टेंस r पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। तो अब एक बात सोचो कि अगर डिस्टेंस r पे आपको कोई पोटेंशियल लिखना होता है, देखो r की वैल्यू यहाँ पे गिवन तो नहीं है शायद हमें, हाँ यहाँ पे अगर r पे हमको पोटेंशियल लिखना होता है तो आप एक बात समझो सबसे पहले कि इसका जो पोटेंशियल हम लिखते हैं उसमें कॉस थीटा कंपोनेंट ही आता है। क्यों कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, क्योंकि आपका जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो यहाँ पे आप नहीं लिख पाते हो। अब वो साइन थीटा कंपोनेंट यहाँ पे क्यों नहीं लिख पाते हैं वो भी समझना है इस बात को। यहाँ पे वो साइन थीटा कंपोनेंट आप इसलिए नहीं लिख पाते हो क्योंकि जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आप पोटेंशियल लिखते हो वो पोटेंशियल जीरो होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो फिर से समझना मेरी बात। यहाँ पे अगर पी पॉइंट है मान लो, और पी पॉइंट से थीटा एंगल पे जाके आर डिस्टेंस पे अगर आप पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये लिखा जाता है, ठीक है, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास q इंटू 2L करके ये जो है इसका वैल्यू p मान लेते हैं, तो इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा और जो दूसरे वाले की वजह से रिजल्ट आएगा, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक में जो p का वैल्यू है वो p होगा और दूसरे में जो p का वैल्यू है वो 4p होगा एज कंपेयर टू द इनिशियल p। समझ रहे हो मेरी बात। तो q इंटू 2L अगर p है तो अगर उसमें 4q बेसिकली 2q इंटू 4L करोगे तो वो 4 टाइम्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बस लिखना है और कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट है ना 2q इंटू एल, और इसी तरह दूसरे वाले का 8ql, तो उसकी तरह से आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, उसके साथ आप कॉस थीटा का वैल्यू लिख दोगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है कि इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम था एक्चुअली, है ना, इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम था, तो वो डायग्राम क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो ये डायग्राम था बच्चा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री पुट करनी पड़ेगी, है ना। इसमें मेरी गलती नहीं है, कुछ डायग्राम उसमें मिसिंग था तो इसलिए ये हो गया है, बट इसमें जो था क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, तो क्वेश्चन के डायग्राम में आपको 60 डिग्री गिवन था, है ना, तो 60 डिग्री की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी थी, बाकी आपका रिजल्ट वही सेम है। तो फिर से यहाँ पे लर्निंग पॉइंट्स क्या है, लर्निंग पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपको किसी भी एंगल पे निकालना हो, किसी भी एंगल पे अगर आपको रिजल्ट निकालना हो तो वहाँ पे केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही रिजल्ट आता है, केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रिजल्ट आता है, और दोनों डाइपोल्स की वजह से आप रिजल्ट निकालोगे, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें लगता हो कि मतलब डायग्राम कुछ और था तो आप एक बार बता सकते हो सकता है साइड एरर मेरे साइड से ही हो। तो इसमें अगर डायग्राम मतलब इस टाइप का है तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना था, अगर कुछ और डायग्राम होगा तो उस तरह से भी हो सकता है सॉल्व करना हो, ठीक है। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यही डायग्राम है ना। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐड ऑन है और कुछ आप इनपुट दे सकते हो तो प्लीज़ उसको दीजिएगा, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है ना, वी ऑल आर ट्राइंग, है ना, जितना बेस्ट हमें आता है हम आपको देने की कोशिश करते हैं, तो आपकी तरफ से भी अगर हमें कुछ इनपुट्स मिलते हैं तो वो भी हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 37 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube, the angle remains the same. If the density of the material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is. सेम सवाल है ना, एग्जैक्टली सेम सवाल है। दो चार्ज हैं सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है। अब क्या है, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड डेंसिटी दिस द एंगल बिटवीन देम रिमेंस सेम। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, और बस यहाँ पे वैल्यू गिवन है, बाकी और कुछ भी बदलाव नहीं है सवाल में, एग्जैक्टली सेम सवाल है। तो यहाँ पे इस पर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली ही देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली सेम सवाल है बच्चा, तो आप उसको एग्जैक्टली सेम तरीके से करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बेसिक ही सवाल आ रहे हैं, फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि सवाल तो बेसिक ही आ रहे हैं, आपको बस देखना इतना है कि आप उसको सॉल्व किस तरीके से करते हो, ठीक है।
तो 28th क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, जो अभी हमने किया था, एक दो सवाल पहले जैसे देख लेते हैं कौन सा सवाल था। वो सवाल नंबर था, सवाल नंबर हाँ 26। तो 26 और 28 जो है सेम ही सवाल है ना, सेम ही चीज निकालनी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो सवाल नंबर 29 है हमारे पास, सवाल नंबर 29 क्या है देखते हैं भाई, क्या है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एस having surface charge density plus sigma. The electron at t equal to 0 is at a distance 1 meter from s, has a speed of 1 meter per second. The maximum value of sigma if the electron strikes at t equal to 1 second is, देखो यहां पे क्या है कि एक हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा प्लस सिग्मा। An electron is at t equal to 0 at distance 1 meter and s and has a speed of 1 meter per second. तो इसका मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा हमारी शीट का। तो हमारी अगर इनफाइनाइट शीट है तो इनफाइनाइट शीट क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन भी आएगा। अब अगर एक्सीलरेशन आ गया है तो फोर्स तो कांस्टेंट होती है इनफाइनाइट शीट की वजह से। समझो इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो होगी क्यूई के बराबर। अच्छा भाई, अब अगर फोर्स क्यूई के बराबर है तो एक्सीलरेशन भी तो निकाल सकते हैं इससे। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी क्यूई डिवाइडेड बाई एम। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूई डिवाइडेड बाई। अच्छा भाई, अब क्यूई डिवाइडेड बाई एम अगर वैल्यू हो गई एक्सीलरेशन की, क्या ये एक्सीलरेशन वेरिएबल है, नहीं, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो क्या मैं इसमें एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो। तो अब देखो क्या है, हैज अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, खत्म। तो सवाल में कुछ करना थोड़ी है, इसमें तो बेसिकली क्या किया है, इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट उठाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट उठाया है और उसको किसके साथ ऐड कर दिया है, काइनेमैटिक्स के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट उठाया है और उसको किसके साथ ऐड कर दिया है, काइनेमैटिक्स के साथ। तो जनरली बच्चों जो सवाल आपको टफ लगेंगे वो सवाल मिक्स चैप्टर्स पे आएंगे। उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स हो जाए काइनेमैटिक्स के साथ या फिर रोटेशनल डायनामिक्स के साथ या मैकेनिक्स के कोई भी एस्पेक्ट के साथ। तो उसमें क्या लगता है हमको, यार सवाल ये तो बहुत कठिन हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये समझो सवाल तो बेसिक ही है, आपको बस पैरामीटर ढूंढने हैं कि भाई मैकेनिक्स में इस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये चीज़ मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो फिर फाइंड आउट करोगे, सॉल्व कर दोगे, कोई कॉम्प्लिकेशन थोड़ी है इस सवालों में, ठीक है। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यू की वैल्यू क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है ना। एक्सीलरेशन की वैल्यू तो आप निकाल ही लिया आपने, है ना। टी 1 सेकेंड दे रखा है, एस 1 मीटर को उल्टी तरफ जाना है, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल था, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है सवाल में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई कौन सी इक्वेशन लगानी है, साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अब सवाल पढ़ो, देखो सवाल में क्या लिखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव। तो अब क्या है, पॉजिटिव है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये पता होना जरूरी है ना। एंड एज अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था कि 1 उसकी तरफ है या बाहर की तरफ है, ठीक है। तो एक बात सोचो यार कि अगर उसकी तरफ ही दे देंगे तो सवाल बहुत आसान नहीं हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी जो है वो दूसरी तरफ होगी, तभी तो ऐसे जाके एकदम घूम के आएगा, तभी तो कुछ सवाल बनेगा इसमें, है ना। तो इस सवालों में क्या करना होता है, देखो आपको सॉल्व करना होता है एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस लेके कि किस तरह से एग्जामिनर ने सोचा होगा और उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होता है। आसानी सवाल है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ऑल्दो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन मोर क्लियर, क्योंकि अगर 1 मीटर पर सेकंड हम लेके चल रहे हैं तो उसको हम तरफ भी ले सकते हैं, दूसरी तरफ भी ले सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए था ये, बट अब नहीं दिया है उतना क्लैरिटी से, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, कभी कभी होता है यार कि मेंस में भी ऐसा सवाल आएगा कि बहुत ज़्यादा क्लियर आपसे नहीं हो पाएगा, है ना, कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा और उसका थॉट प्रोसेस सोच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना होता है। तो ऐसा जैसे एक सवाल आया था, इस सवाल आपने भी फेस किया होगा शायद, कि एक सवाल आया था उसमें क्या था कि आपको मास ऑफ द एथलीट 60 kg के आसपास इमेजिन करना था, है ना। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना कुछ कॉमन सेंस लगाओगे और किस टाइप का सवाल पूछा गया है सोचने की कोशिश करोगे, है ना। तो ये चीज़ें कभी कभी होती हैं, है ना, तो इस चीज़ पे ध्यान देना, हो भी सकती है ना। चलो आगे जो है हमारे पास two charges of plus 4 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are placed at distance 1, 0, 4 and 2, minus 1, 5 located at an electric field. This much the magnitude of torque acting on the dipole is. देखो ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा आसान है,
सवाल क्या है, आपको निकालना ये है बेसिकली कि आपका टॉर्क कितना ऐड कर रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई। टॉर्क का फॉर्मूला हमारा होता है पी क्रॉस ई। तो बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट है आपका, वो देखो आपका 4 और -4 है, और ये दे रखा है कि भाई इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन है। तो इसका जब डाइपोल मोमेंट लिखोगे आप, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट्स के उस डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि आप डाइपोल मोमेंट जब भी लिखते हो ना, तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, अदरवाइज आप इसमें गलती कर जाओगे। तो डाइपोल मोमेंट होता है बेसिकली चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर पहला चार्ज हमारे पास मान लो -4 जो भी है माइक्रो कूलम है, तो इससे अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो दूसरा वाला है +4 माइक्रो कूलम। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 0, 4, और दूसरे वाले के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, -1, 5। ठीक है। तो अगर आपको इसका डाइपोल मोमेंट लिखना है, अगर आपको इसका डाइपोल मोमेंट लिखना है, तो पहली बात ये होती है कि आप डिफरेंट ओरिजिन ले लो, पहले इसका लिख लो, फिर उसका लिख लो, फिर सॉल्व करो। दूसरा क्या होता है, आप इसी को ओरिजिन मान लो। तो अगर आप इसको ओरिजिन मान लोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 में से एक घर चला गया तो ये हो गया 1, है ना, कॉमा -1 -0 तो ये -1 ही बच जाएगा, और 5 -4 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि पोजीशन वेक्टर कितना हुआ पहले वाले का, तो 0, 0, 0, क्योंकि उसको ओरिजिन ही मान लिया। और दूसरे वाले का लिखेंगे तो क्या होगा, 1, -1, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया 4, एंड फिर इसके बीच का क्या लिख देंगे हम, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया डाइपोल मोमेंट वेक्टर। फिर से समझा रहा हूं इस बात को, अगर आपको किसी वेक्टर का डाइपोल मोमेंट लिखना है तो, है ना, सॉरी, किसी चार्ज का डाइपोल मोमेंट लिखना है तो आप q1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर प्लस q2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप पहले -4 का लिख लेते, फिर आप +4 का लिख लेते विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ओरिजिन, और फिर उन दोनों को ऐड करते तो माइनस साइन है -4 के साथ, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते, तो भी यही रिजल्ट आता। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने -4 को ही ओरिजिन मान लिया और दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दैट डिफाइन कर लिया। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रेट अवे आपको गिवन नहीं है। तो ये सवाल एक है जो थोड़ा सा अलग है, और ये सवाल जो है इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था आपको कि डाइपोल मोमेंट एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं। तो किसी बच्चे को अगर ये ना समझ में आया हो तो वो ऐसे भी कर सकता है कि पहला चार्ज लिखे उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरा चार्ज लिखे उसका पोजीशन वेक्टर विद साइन। ठीक है, तो भी यही आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमें पी का जो प्रॉब्लम है, पी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी हमें दिया हुआ है कि आई कैप डायरेक्शन में। तो अब क्या करोगे, बेसिकली ये जो 0.02 आई कैप है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे करना है, हमारा पी से। तो वो क्या है, 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना अगर नहीं आता है तो फिर भाई सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं था, आपको पी का निकालना है वैल्यू सबसे पहले, फिर ई का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, बट पी क्रॉस ई करना, ई क्रॉस पी मत कर देना, उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाता है, देखो 0.02 करोगे, सेंटीमीटर में है तो इसको अगर आप मीटर में करना चाहते हो तो 2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, 2 आई कैप। तो अब ये आई कैप का आई कैप के साथ करोगे तो 4 × 2 8 हो जाता है। ठीक है, 4 × 2 8 हो जाता है। आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, दूसरा पार्ट है -4 का, तो 2 × 4 8 हो जाता है, और जे क्रॉस आई करोगे तो हमारा कितना होता है, क्योंकि पी क्रॉस ही करना है तो जे क्रॉस आई अगर हम करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, तो ये प्लस के बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से आई का फिर से 2 × 2 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और उसके बाद के क्रॉस आई करोगे तो क्या होता है, के क्रॉस आई, दिस विल बी जे। अब बस कुछ नहीं है इसमें, क्या है, रूट ले लेना है ना, रूट ले लेना है और इसे सॉल्व कर लेना है। अब बस रूट लेने में देखो एक चीज़ बस याद रखना बच्चा यहाँ पे, कि जब रूट लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये जो पावर वाला टर्म है मैंने नहीं लिया है, तो इसमें जो चार्ज है वो माइक्रो कूलम में ही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो एंड में जो आपकी कैलकुलेशन होगी उसमें 10⁻⁻6 का एडिशन करना पड़ेगा। अब यहाँ तो स्पेस है नहीं तो यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, और जैसे इस चीज़ को सॉल्व करोगे ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर वहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अरे नहीं गड़बड़ हुआ है, 2 का किया है, यहाँ पे 10 का फैक्टर लिख लेना मन होगा तो। ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से सवाल था, कुछ इसमें दिक्कत नहीं।
आसान, देखो आसान सवाल आते हैं, है ना। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, 1 मिनट थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये है 0.2, तो ये 20 है। अब बताएं, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा अभी थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस हो नहीं पाता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, तो दैट विल गेट बेटर, है ना। तो आई होप हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, बट कभी कभी तो मुझे लगता है यार कि खुद पढ़े या खुदा पढ़े टाइप ही मैं लिख देता हूँ, बट आप लोग समझने की कोशिश करो, इसलिए टाइप्ड वर्जन है, थोड़े दिन में बेटर हो जाएगी, तो आई बी एबल टू राइट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जवाब। तो इसको आप देख लो एक बार, टाइप्ड वर्जन। मेनली मेरा आपको ये है कि कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप सवाल तो कर ही लोगे। तो कॉन्सेप्ट मेनली ये है कि डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं, वो सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी था इस सवाल में। और एक बार डाइपोल मोमेंट लिख लिया है आपने, तो उसके बाद पी क्रॉस ई लगाना है, ई क्रॉस पी नहीं लगाना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बच्चों को आता है, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन हाँ, डाइपोल मोमेंट निकालना सिखाना इसमें थोड़ा रोल जरूर है मेरा, ठीक है। चलो, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस Z50 ऑफ रेडियस 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को निकालना है, कहाँ पे निकालना है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस पे निकालना है, ठीक है भाई। न्यूक्लियस में जी दे रखा है और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस भी दे रखा है, खत्म हो गया सवाल। यार कभी भी पोटेंशियल निकालना होगा तो K/r ही तो होगा पोटेंशियल, K/r ही तो होगा पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, K/r हो गया पोटेंशियल। अब बात हुई भाई R गिवन है क्या? हाँ यार R गिवन है, 9 × 10⁻13। K पता होता है क्या अपने को? हाँ पता होता है ना यार, 9 × 10⁻9। Q पता है क्या? हाँ Z पता है, तो Q पता ही है, 50 × 1.6 × 10⁻19। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो इस सवाल में अगेन कुछ खास नहीं करना था आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, K की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है। और यहाँ पे जो देखो तो बहुत ज़्यादा कैंसिल भी हो जा रहा है, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 10⁻9 है, इसको बेसिकली 10⁻−19 और 10⁻−10 बच जाएगा, है ना। उसके बाद इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻3 आ जाएगा, तो 16,580, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो हमारा कितना आ गया, 8। देखना चाहो तो एक बार इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 9 कैंसिल हो गया, है ना। उसके बाद ये -3 -2, उसके बाद -9 है, यहाँ पे -19 है। तो इस तरह की वैल्यूज़ आप ले सकते हो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होगा, है ना, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल हैं यार जो आए हैं आपके पेपर में, और आपको इन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं। कुछ सवाल थे इसमें जो अच्छे थे, और उन सवालों को आपको दोबारा करना भी पड़ेगा, है ना। उन सवालों को आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलो कि एक ही बार करने से आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। उसको आपको दोबारा करना पड़ेगा, एक बार और समझना पड़ेगा कि हाँ यार इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो किस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशंस नहीं, आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, स्ट्रैटेजीज याद होनी चाहिए कि किस तरह का सवाल किस तरह से अप्रोच किया जाता है। सर्कुलर मोशन का सवाल सेंट्रीपिटल फोर्स से अप्रोच किया जाता है, बैलेंसिंग का सवाल लामिस थ्योरम से भी अप्रोच किया जा सकता है, एंगल वगैरह निकालने के लिए साइड वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उन्होंने पूछी है कि वायर के अराउंड सर्कल कर सकता है, तो इसका मतलब और शेप्स के अराउंड भी कर सकता है, तो कुछ और शेप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होना जरूरी है। ऑल्दो यहाँ पे डिस्क वगैरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी गई है, एक्सिस ऑफ द रिंग वगैरह का भी मुझे नहीं दिखा, लेकिन ये है कि अगर उन सब की भी निकालनी पड़े तो उन सब का भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। स्फीयर के अंदर का भी रिजल्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का याद होना चाहिए। तो कुछ बेसिक रिजल्ट होते हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आपके पास वो बेसिक रिजल्ट दिमाग में है और आप एकदम बढ़िया फ्रेश माइंड से पेपर करने बैठोगे तो आपसे गलत नहीं होगा पेपर। तो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा आप उन पर ध्यान दो और आपका पेपर वगैरह बढ़िया जाएगा, ठीक है। चलो, अगला जो हमारे पास सवाल ये क्या है, अ थिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यूज्ड टू मेक अ रिंग 30 सेंटीमीटर, अ पॉजिटिव चार्ज of 2 microcoulomb is uniformly distributed over the ring while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is। देखो इस तरह का सवाल जो होता है ना, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ आंसर आता कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास एक रिंग है इस तरह से, ठीक है, तो आप ये समझो कि ये वाला जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मैं इस फोर्स को मैग्नीट्यूड वाइज, इस फोर्स को और सारी फोर्सेस जो ऐड कर सकती हैं इन दोनों के बीच में, उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दूं तो KQ² डिवाइडेड बाई R ही आएगा, है ना। सो KQ डिवाइडेड बाई R² ही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगी टोटल फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है रेडियली। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फिगर आउट करना चाहता हूं, यार एक छोटे से एलिमेंट के लिए फिगर आउट करना चाहता हूं तो कितनी फोर्स लगेगी, तो ये 2 पाई के लिए है। तो अगर एक किसी के लिए मैं फिगर आउट करना चाहता हूं कितनी फोर्स लग रही है बाहर की तरफ और कितनी फोर्स चाहिए होगी उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिंग कहीं जा नहीं रही है, तो T विल बी इक्वल टू F/2 पाई। अब ये हुआ जुगाड़ वाला सोल्यूशन,
ठीक है, कि f को आप k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख दो, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आंसर आ जाएगा, बट ये हुआ जुगाड़ वाला सोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि इसका आंसर कैसे आता है एग्जैक्टली में। तो एग्जैक्टली में इसका आंसर बच्चा ऐसे आता है कि आप एक एलिमेंट लो, ठीक है, आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लो। तो ये जो पूरी रिंग थी यहाँ पे हमारे पास, इसमें हमने क्या किया कि छोटा सा एलिमेंट यहाँ से उठा लिया और उसको मैग्नीफाई करके हमने यहाँ पे बना लिया। अब इस पे चार्ज मान लेते हैं हमारा कि dq है, और इस पे दोनों तरफ से टेंशन लग रही है, t इस साइड से भी लग रही है और t इस साइड से भी लग रही है। अब अगर हम ऐसा मान ले कि हमारे पास जो एंगल यहाँ पे है वो थीटा है, ऑल्दो मैं थीटा लिख रहा हूँ बट ये है बहुत छोटा एंगल, आप इसको डी थीटा भी लिख सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो डबल लाइन मैंने बनाई ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर से ये जो थर्ड मैंने सिंगल लाइन बनाई ये थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा t cos थीटा, और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो बन जाएगा t sin थीटा। अब यही सेम चीज आप राइट हैंड साइड पे भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जो t cos थीटा कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और t sin थीटा कंपोनेंट जो है वो एड अप हो जाएगा। तो t sin थीटा लेफ्ट वाले से, t sin थीटा राइट वाले से, तो 2t sin थीटा हो जाएगा। एंड दैट इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहती कि एलिमेंट दूर चला जाए, बट ये एलिमेंट दूर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि टेंशन का साइन थीटा कंपोनेंट उसे बैलेंस कर दे रहा है। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं फिर हम भाई k q dq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जो dq की वैल्यू है वो क्या है, जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इंटू 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 क्या लिख सकते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितना होगा उसका, अगर टोटल एंगल 2 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं रेडियस इंटू 2 थीटा। बस इतना सा काम आपको करना था और इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे कहोगे सर यहां तो साइन थीटा फंस गया, अब साइन थीटा कहां से लेके आए, तो बच्चा ये एंगल छोटा है। तो अगर स्मॉल एंगल है तो जो साइन थीटा है वो क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। तो थीटा थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आप निकाल लोगे, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो चाहे ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालो, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों सेम ही बात है। हाँ, अब जो लैम्डा की वैल्यू है उसमें अगर आप फंस रहे हो तो वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां हमने देखा कि भाई जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जुगाड़ मेथड क्या है और एक्चुअल मेथड क्या है। तो एक्चुअल मेथड का यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे एंगल डी थीटा लिया हुआ है टोटल, तो हाफ एंगल भी डी थीटा बाई 2। मैंने थीटा सॉल्व किया क्योंकि 2 से मैं डील नहीं करना चाहता था बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है एज सच। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि ये जो कैलकुलेशन है टेंशन वाली, कि आप टेंशन लेते हो फिर उसके 2 कंपोनेंट लेते हो, साइन वाला ऐड हो जाता है कॉस वाला नहीं होता एंड ऑल, ये कैलकुलेशन एवरी नाउ एंड देन यूज होती है ना। कभी कभी आप इसको लाइक वेव वगैरह के केस में आप भी यूज करते हो, आप इस चीज को टेंशन के कंपोनेंट वगैरह लेते हो। तो ये एक ऐसा मेथड है, और स्ट्रिंग की वेलोसिटी जब निकालते हैं है ना, तो उसको भी इससे डिराइव किया जा सकता है कि वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग। तो ये एक मेथड है, ये मेथड आपको याद होना चाहिए कि कभी भी टेंशन वगैरह स्ट्रिंग वगैरह निकालने की बात है तो आप 2 उसके कंपोनेंट्स वगैरह लेके कैंसिल करके और इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ ये जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है दैट कुड बी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हियर इट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट वाज बैलेंसिंग इट। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि 2t sin थीटा जो है आपका, ये कोई सेंट्रीपिटल फोर्स दे या कोई और फोर्स दे, तो वो सारे केसेस भी हो सकते हैं। तो इसको आप ये जो टेंशन का कंपोनेंट लेना और इसको सॉल्व करना है, इसको मेथड की तरह एक लेके चलिए, जो केवल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जहां पे यूज हो सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर इससे 3 न्यूटन आ जाता है। अब इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स PYQs का एंड होता है। और फिर से मैं इस बात को रिट्रेट करना चाहूंगा कि आपके पास पहली बात तो ये सेशन आपको देखना ही है ना, और ये सेशन देखने के साथ साथ आपको एक चीज पे और ध्यान देना है कि आप ये PDF डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि अगर आप PDF डाउनलोड नहीं करोगे तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे बाद में, और अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे फिर आप मटेरियल इधर उधर भागोगे। तो PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता है ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू कैप्शन द ऑब्वियस, ये आपको पहले से पता है। तो आप इस PDF को जरूर डाउनलोड करें, इस PDF को डाउनलोड करने के बाद आपका जो रिवीजन का प्रोसेस होगा बहुत आसान हो जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मोड्स हैं है ना, जिससे आप बेसिकली ऐड हो सकते हैं वेदांतु जेईई में डीजी के चैनल से। और वो एक है कि आप बेसिकली यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाओ, घंटी दबाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाता है ना। और PDF वगैरह तो बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चा, अगर कम टाइम में पढ़ाई करनी है तो उससे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस हो नहीं सकता है। वीडियो 10 घंटे का 20 घंटे का लेने थोड़ी बैठोगे। अब उसके बाद जो लास्ट चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है भाई टेलीग्राम नहीं, हम तो व्हाट्सएप चलाते हैं,
तो व्हाट्सएप चैनल पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी इन्फॉर्मेटर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे मिस ना हो और सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मटीरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, पीडीएफ सब कुछ आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे, तो ये तीनों जगह पे अभी जाके एकदम रजिस्टर हो जाओ और ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहां पे आज हमने सेशन अपना खत्म किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हमने डिस्कस किया 2024 के सारे पीवाईक्यूज और उसके साथ साथ में डिस्कस किया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, किस किस तरह से आप उस चीजों को सोच सकते हो और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, देयर विल डिस्कस अनदर चैप्टर। Until then, bye bye, take care, signing off. This is your master teacher Divakar. So bye.